हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सीए सत्यरंजन स्वामी। तो चलो आज सीए इंटर का जो भी जीएसटी है, जीएसटी का आज दो चैप्टर खत्म करेंगे। एक है टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा है आपका टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में उसमें भी 3 चैप्टर कवर हो जाता है, जैसे टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है एंड यूए बिल। तो ये सब आज खत्म करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, यूए बिल एंड टैक्स इनवॉइस में आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आ जाता है। और एक बात है, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एंड और एक चीज है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए हम बहुत सारा वीडियो ला रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो चलो बिना कोई देरी से, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके रिलेटेड है टैक्स इनवॉइस। क्योंकि ये दोनों को अगर लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो वहां पे आपका डाउट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोविजन कुछ टैक्स इनवॉइस में एंड टैक्स इनवॉइस का कुछ प्रोविजन टाइम ऑफ सप्लाई में है। तो इसलिए ये दोनों को हमको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर भी एक साथ करना पड़ेगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आंसर हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं एंड वो यूट्यूब में है। ठीक है, तो चलो टाइम ऑफ सप्लाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई में मेनली कोई भी डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक डेफिनेशन है जो कि रेसिपिएंट। रेसिपिएंट किसको बोलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, तो चलो उसको डिस्कशन कर लेते हैं। रेसिपिएंट किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज बोथ मीन्स, रेसिपिएंट मीन्स कौन है? कोई भी पर्सन जो कि कंसिडरेशन अगर पेबल होता है, मीन्स वो सप्लाई में अगर कंसिडरेशन है, तो वहां पे जो भी पर्सन वो कंसिडरेशन लायबल होते हैं पे करने के लिए। ठीक है, अगर कंसिडरेशन है कोई भी सप्लाई में, तो उसमें जो भी कंसिडरेशन देने के लिए जो लायबल होता है उसको ही बोलेंगे हम रेसिपिएंट। सिंपल है, जो भी कंसिडरेशन देने के लिए लायबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो आपके मन में डाउट होगा कि सर बोल दिए कि कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे रेसिपिएंट किसको बनेंगे? ऑब्वियसली जिस पर्सन को हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या अवेलेबल कर रहे हैं या पोजीशन दे रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। आप अगर कोई भी कंसिडरेशन के बिहाफ में आप दे रहे हैं, तो जो भी लाइबल होते हैं मीन्स आप लाइबल होते हैं, तो आपको रेसिपिएंट माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पे जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर होता है या पोजीशन दिया जाता है या अवेलेबल करा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रेसिपिएंट। सिंपल है। उसके बाद है where no consideration is payable। अगर कंसिडरेशन नहीं है, एंड वो अगर सर्विसेज का केस है, अगर वो सर्विसेज का केस है, तो वहां पे जो पर्सन सर्विस जिसको रेंडर करते हैं, जिस पर्सन को हम सर्विस रेंडर करते हैं, तो उसको ही बोलेंगे रेसिपिएंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजेंट भी आ सकता है आपका रेसिपिएंट के अंदर। ठीक है, रेसिपिएंट के अंदर एजेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पे 4 बात है। पहला है अगर गुड्स का सिचुएशन एंड वहां पे कंसिडरेशन भी है, तो वहां पे हम रेसिपिएंट किसको मानेंगे? जो कंसिडरेशन देने के लिए लायबल होगा। उसके बाद अगर गुड्स का केस एंड कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे जिसको हम गुड्स डिलीवर करें या पोजीशन दे रहे हैं या उसको हम अवेलेबल करते हैं। उसके बाद अगर सर्विसेज का केस एंड कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे हम क्या मानेंगे? जिस पर्सन को हम सर्विस रेंडर करें। उसका एजेंट भी आ जाएगा आपका रेसिपिएंट के डेफिनेशन में, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सिंपल है। आर यू क्लियर? सिंपल। उसके बाद है यहाँ पे हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई में। सेक्शन नंबर 12 है आपका टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का केस में, एंड सेक्शन नंबर 13 है सर्विसेज के सिचुएशन में। और एक था सेक्शन नंबर 14 बट आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल सिलेबस में है, जो कि है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ओनली 2 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 में गुड्स का हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है एंड सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। बट आपको सबसे यहाँ पे डाउट होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों देखेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई अगर नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कब वो टैक्स देने के लिए लायबल होता है? ठीक है, कब वो टैक्स देने के लिए लायबल होता है? तो इसके लिए हमको यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। कब वो लायबल होगा, वो टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है, कब वो लायबल होगा टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई हमको देखना पड़ेगा। सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई आपको टैक्स का टाइम जानने के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई नाम से ही पता चलता है कि टैक्स का टाइम जानने के लिए उसको टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 12 है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। सिंपल है। तो चलो इसमें कुछ सेक्शन है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेम रहेगा, बट कुछ चेंजेस रहेगा। वो चेंजेस मेन इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम सबसेक्शन 1 में देखेंगे क्या, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ पे मेनली ये क्लैरिफिकेटरी सबसेक्शन बता रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे सेक्शन नंबर 12 बताएगा गुड्स के लिए। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का हम टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हमारा सेक्शन नंबर 12 बताएगा। सेक्शन नंबर 12 क्या बताएगा, तो चलो देख लेते हैं सेक्शन नंबर 12 क्या बताता है। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अर्लियर ऑफ क्या होगा? यहाँ पे 3 डेट को हम कंपेयर करेंगे। पहला है
डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड तीसरा है डेट ऑफ पेमेंट। तीसरा है डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे 3 डेट है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। तो एक एक डेट को हमको देखना पड़ेगा व्हिचएवर इज अर्लियर। ऑब्वियसली जब हम टाइम ऑफ सप्लाई का कोई भी प्रोविजन डिटरमाइन करेंगे तो वहां पे अर्लियर हमेशा हम लेंगे, ठीक है, अर्लियर टाइम हमेशा लेंगे जो भी पहले टाइम होगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस किसको मानेंगे। तो इसको ही हम पढ़ेंगे इनवॉइस चैप्टर में, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हम इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, आपको डाउट नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा गुड्स के केस में, गुड्स के केस में क्या होगा इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस चैप्टर भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इनवॉइस चैप्टर तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसका जो भी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स का हम टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे अगर वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट देन इनवॉइस इशूड रिमूवल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अगर अगर वो मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट जैसे अगर देखें कोई भी फर्नीचर है, लैपटॉप है, तो वो मूव करता है, कार है, एक प्लेस से अनदर प्लेस को मूव कर रहा है, अगर वो मूवेबल गुड्स होगा तो वहां पे जब वो रिमूव करेगा तो वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे, ठीक है। वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे। अगर वो रिमूव हो सकता है तो वहां पे एट द टाइम ऑफ रिमूवल हम वहां पे इनवॉइस इशू करेंगे। अगर वो अदर केस में अगर वो रिमूव नहीं हो सकता है, जैसे लैंड बिल्डिंग, वो तो रिमूव नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता है, तो वहां पे हम कब इनवॉइस इशू करेंगे, मीन्स उसको बोलते हैं, जब हम इनवॉइस इशू करते हैं उसको बोलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। तो ऑब्वियसली डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी मीन्स वहां पे हम जब टाइटल डीड्स डिलीवरी करते हैं तो उसको हम मानेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। जब हम टाइटल ऑफ डीड्स वहां पे रिमूव करते हैं तो उसको बोलेंगे हम ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मानेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वहां पे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, सिंपल है। उसके बाद अगर अप्रूवल बेसिस में अगर आप गुड्स सेंड करते हैं, अप्रूवल बेसिस में गुड्स सेंड करते हैं, अप्रूवल बेसिस में या इंस्टॉलमेंट में अगर आप वहां पे गुड्स सेंड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी इनवॉइस कब इशू होगा, तो इनवॉइस वहां पे इशू होगा बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई। तो जो भी सप्लाई होता है एक्चुअल टाइम ऑफ सप्लाई वो, और दूसरा है 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। तो वहां पे हम इनवॉइस इशू करेंगे आपका, अगर अप्रूवल बेसिस में जाता है तो वहां पे रहेगा आपका जब टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा है 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल, ठीक है। जब वो गुड्स रिमूव किया था तो वहां से 6 मंथ रहेगा, एंड दूसरा रहेगा कि आपका जो भी टाइम ऑफ सप्लाई व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड इसको हम पढ़ेंगे इनवॉइस चैप्टर में, पूरा वहां पे देखेंगे कैसे इनवॉइस इशू होता है। बट यहाँ पे आपके डाउट के लिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे रिमूव करता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर वो रिमूव नहीं कर रहा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड वहां पे अगर अप्रूवल बेसिस में जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा है आपका 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे वही था ओनली, यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट आपको पता चल गया। तो इनवॉइस डेट यहाँ पे ये वाला है, इनवॉइस डेट ये वाला है। तो ये सब क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको ओनली इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। इशू ऑफ इनवॉइस में क्वेश्चन में दे देता है, कोई वहां पे दिक्कत नहीं होता है। इशू ऑफ इनवॉइस का जो भी डेट है वो सब कुछ क्वेश्चन में दे देता है। उसका दूसरा डेट है यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस किसको हम मानेंगे, जिस दिन एक्चुअली सप्लाई हुआ है, मीन जिस दिन वहां पे वो गुड्स क्या क्या है, सप्लाई क्या है, एक्चुअली जो डेट है, डेट जिस दिन वो सप्लाई किया है एक्चुअली, तो उसको बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन एक्चुअली जो गुड्स एक्चुअली जिस दिन रिमूव हुआ है या डिलीवरी हुआ है, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उसको बोलते हैं लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सिंपल है यहाँ पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, उसमें थोड़ा दिक्कत है। डेट ऑफ पेमेंट किसको मानेंगे, ये तीनों डेट हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद जो भी अर्लियर वाला होगा तो उसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, तो ये जो डेट ऑफ पेमेंट हम देख रहे हैं ये पूरा चैप्टर के ऊपर लग जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट का मीन्स क्या है, तो डेट ऑफ पेमेंट को हमको दो डेट कंपेयर करना पड़ेगा, दो डेट को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला डेट क्या है, तो यहाँ पे दे दिया है कि नोट में दे दिया, डेट ऑफ पेमेंट शैल बी एंटर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो जिस दिन एंटर होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में किसका एंटर होता है, जो भी रेसिपिएंट का बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस दिन एंटर होता है। दूसरा है क्रेडिटेड बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे दो दो डेट को कंपेयर करना पड़ेगा। पहला है जिस दिन बुक्स में क्रेडिट होता है या जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वहां पे मानेंगे डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे तीन डेट है, पहला है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो उसको तो इनवॉइस चैप्टर देखना पड़ेगा कि हाँ अगर रिमूव होता है एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर रिमूव नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड अप्रूवल बेसिस छुट्टी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मींस क्वेश्चन में जो भी एक्चुअली इशू हुआ है कोई भी गुड्स। उसके बाद तीसरा में है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट के लिए दो डेट को कंपेयर करना पड़ेगा, पहला है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा है डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो व्हिचएवर इज अर्लियर, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि यहाँ पे टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट मानेंगे, एंड यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट या टाइम ऑफ पेमेंट मानेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो भी अर्लियर होगा,
ये तीनों से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड टाइम ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। फिर से बजे अलियर तो वहां पे आनेंगे, वो जो भी अलियर होगा उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है, इन केस ऑफ गुड्स। और एक यहाँ पे काउंसिल, जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, वो एग्जाम कर दिया है ऑल टैक्स पेयर को, अगर वो कंपोजिशन स्कीम को छोड़कर मीन नॉर्मल स्कीम में अगर वो एंगेज है एंड वो अगर कोई भी एडवांस पेमेंट करता है तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा एंड टाइम ऑफ सप्लाई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी एडवांस यहाँ पे पेमेंट करता है, ठीक है, कोई भी एडवांस अगर वहां पे पेमेंट करता है तो वहां पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली गुड्स के केस में लगेगा, नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में लगेगा, तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्यों कैलकुलेशन करेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन करते हैं कि टैक्स देने के लिए, अगर टैक्स ही नहीं लगता है तो टाइम ऑफ सप्लाई का क्या करेंगे, अच्छा डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ओनली गुड्स के सिचुएशन में यहाँ पे नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। उसके बाद है, ये हो गया नॉर्मल स्कीम है, ठीक है, ये है नॉर्मल स्कीम है, ये है नॉर्मल स्कीम, ठीक है, नॉर्मल स्कीम या उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म उसको बोलते हैं एफसीएम, ठीक है। एफसीएम में ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। उसके बाद चलते हैं हमारा, अगर वो आरसीएम में टैक्स पेबल होता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर आरसीएम लगता है तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर अगर आरसीएम लगता है गुड्स से एंड वो आरसीएम लगता है तो वहां पे कैसे हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो उसके लिए भी प्रोविजन है। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मींस जो भी अर्लियर होगा। यहाँ पे भी 3 डेट को कंपेयर करेंगे। पहला डेट है आपका डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन गुड्स एक्चुअली वो रिसीव कर रहा है, उसी को हम ऊपर देखे थे जिस दिन लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो वो है डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स। दूसरा है यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट है, ऑब्वियसली डेट ऑफ पेमेंट रहेगा। डेट ऑफ पेमेंट किसको बोले, पूरा चैप्टर के ऊपर सेम लगेगा, जो आपका रहेगा बुक्स में जिस दिन क्रेडिट हुआ है या एंट्री हुआ है, दूसरा है बैंक अकाउंट जिस दिन क्रेडिट हुआ है, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो उसको हम मानेंगे डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद है डेट इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस डेट से 30 डेज देखेंगे, मीन 31st डेट जब होगा उसको हम मानेंगे यहाँ पे एक डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है 1 मई, ठीक है, 1 मई है तो उसका 31st डेट देख लेंगे। तो 1 मई से अगर देखें ये डेट को भी इंक्लूड करेंगे तो 31st डे मीन्स यहाँ पे 31st मई को मानेंगे हम, ठीक है, 31st मई को मानेंगे हम यहाँ पे एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे 3 डेट है, पहला है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा है यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट है, तीसरा है डेट इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। बट वहां पे 30 डेज जब वो एक्सपायरी होगा, इसीलिए हम उसको देखते हैं कि 31st, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का 31st डेट जब होगा उसी डेट को हम लेंगे। यहाँ पे 3 डेट को कंपेयर करना है, सिंपल है। डेट ऑफ पेमेंट है, दूसरा है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, तीसरा है यहाँ पे 31st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, सिंपल है। ये है रिवर्स में मीन्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है अगर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अगर कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, डिटरमाइन नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्या करेंगे। अगर यहाँ पे आरसीएम के टाइम अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई या ऊपर वाला अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेशन कर पाते हैं, आरसीएम वाला है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला है, तो ये 2 पॉइंट में अगर टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, ये दोनों पॉइंट 2 एंड 3 पॉइंट में अगर टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इसीलिए एक शॉर्टकट है कि टाइम ऑफ सप्लाई आप कैलकुलेशन कर पाएंगे अगर जिस दिन आप एंट्री किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑफ द रेसिपेंट, तो रेसिपेंट जिस दिन एंट्री किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसी डेट को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर पॉइंट 2 एंड 3 में अगर कैलकुलेशन नहीं हो पाता है टाइम ऑफ सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डेट का डाटा अगर नहीं है आपके पास, तो वहां पे जिस दिन एंट्री करता है कौन, रेसिपेंट जिस दिन एंट्री करता है तो उसी डेट को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसलिए रेसिपेंट का डेफिनेशन हम पढ़े थे वो इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो इंपोर्टेंट है। यहाँ पे रेसिपिएंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद भाउचर के सिचुएशन में हम क्या लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, भाउचर के सिचुएशन में हम क्या लेंगे इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ भाउचर, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। तो भाउचर केस में 2 सिचुएशन हो सकता है। अगर वहां पे डेट ऑफ इशू भी भाउचर कब लेंगे, अगर वो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, अगर आइडेंटिफाइबल है तो वहां पे हम जिस दिन वो भाउचर इशू हुआ था उसी डेट को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे जो सप्लाई ऑफ आइडेंटिफाइबल कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे पेड भाउचर दे रहे हैं, ठीक है, कूपन दे रहे हैं कि इसको आप जाकर हल्दीराम में उसको रिडीम कर सकते हैं, तो वहां पे हल्दीराम में जब रिडीम करता है तो वहां पे मेरे पास आ जाता है, क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो वहां पे मेरे को पता चलता है कि वहां का आइडेंटिफाइबल है वो सप्लाई मेनली उसके बिहाफ में वो सप्लाई कर रहा है। तो वहां पे हम जिस दिन इशू किए थे, जिस दिन भाउचर इशू किए थे, तो उस डेट को मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अगर यहाँ पे डेट ऑफ रिडीमेबल ऑफ भाउचर और अदर केस, तो वहां पे अगर वो पता नहीं चलता है किस दिन वो रिडीम करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो भाउचर दिया हूँ मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे भी जाकर वो रिडीम कर सकता है, तो वहां पे उसका मन है वो चाहे जब वो उसको रिडीम कर सकता है, कहाँ पे भी रिडीम कर सकता है।
तो उससे मेरे को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से रिडीम किया, कितना अमाउंट रिडीम किया, वो तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए वहाँ पे जिस दिन वो रिडीम्शन किया है, क्योंकि उस दिन मेरा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए जिस दिन वो रिडीम किया है उसी डेट को मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो वाउचर के केस में दो सिचुएशन है। पहला अगर डेट ऑफ इशू, ठीक है, डेट ऑफ इशू लेंगे कब, अगर वो सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, मीन्स आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं ये सप्लाई किया है। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वहां पे मानेंगे डेट ऑफ रिडीम्शन, वहां पे मानेंगे डेट ऑफ रिडीम्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर एभव कोई भी सिचुएशन में अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, एभव जो भी 4 पॉइंट में अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो वहां पे अगर वो रिटर्न पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया है, ठीक है, अगर वो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल किया है, जैसे हम मंथली रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पे वो डेट ऑफ हिज रिटर्न फाइल, जब वो रिटर्न फाइल करता है तो उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी इवेंट नहीं हुआ है बट वो रिटर्न तो फाइल करेगा ना, रिटर्न अगर फाइल करेगा तो वहां पे जिस दिन वो रिटर्न फाइल करता है उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अगर वो रिटर्न भी नहीं फाइल करता है बट टैक्स तो पेमेंट करेगा ना, तो जिस दिन वो टैक्स पेमेंट करेगा तो वहां पे हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि टैक्स पेमेंट का एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको समझ आ जाएगा, वहां पे ओनली वो टैक्स पेमेंट किया है, तो जिस दिन टैक्स पेमेंट करेगा उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये हो गया। उसका लास्ट है, अगर कोई भी लेट फी है, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, तो वहां पे हम टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे, जब वो पेमेंट किया है, वो जो लेट फी है, इंटरेस्ट है या पेनाल्टी, जब वो पेमेंट किया है, जब वो पेमेंट किया है, तो उस डेट को हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उस डेट को मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और ये आपके लिए एक मजेदार बात है कि यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट सेक्शन नंबर 13 में सेम है, ये जो तीनों पॉइंट है सेक्शन नंबर 13 में भी सेम है। मीन्स नेक्स्ट सेक्शन जब हम सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज में देखेंगे तो वहां पे भी ये तीनों पॉइंट सेम है, सब सेक्शन 4, 5, 6 सेम है। तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सिंपल है। आपको यहाँ पे मीन्स आपके प्रोविजन पूरा तगड़ा होना चाहिए, तभी आप टैक्स में एग्जेम्पशन ला पाए। आपको प्रोविजन पूरा दिमाग में डालना चाहिए, जैसे आपका उंगली में टिप्स में आ जाता है कि हाँ क्या प्रोविजन आपके मन में होना चाहिए। अगर स्टूडेंट प्रोविजन में ही ऐसे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको प्रोविजन को पूरा दिमाग में लाना पड़ेगा। इसलिए हम जो बुक्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज पूरा 100% कवरेज डाल दी है विद इन 80 पेज। 80 पेज में आपका पूरा प्रोविजन हो जाता है, तो आपको प्रोविजन में इतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका पूरा फोकस रहेगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर। पर टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग 400-500 पेजेस का बना देते हैं बुक्स, डीटी का पेपर बना देते हैं और आईडीटी का पेपर बना देते हैं, अलग अलग बना देते हैं, तो आपको लगता है जैसे ये पूरा 800-900 पेजेस का, तो स्टूडेंट को डर लगता है। अगर प्रोविजन कम हो जाएगा तो वहां पे आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन के ऊपर, तो इसलिए प्रोविजन हम कम रखें, जितना कम हो सके उतना कम हम रखें। जैसे इनकम टैक्स में देखेंगे 100 पेजेस एंड यहाँ पे देखेंगे 70 पेजेस या 80 पेजेस, तो 180 पेजेस के अंदर पूरा आपका टैक्सेशन पेपर खत्म हो जाता है। बट अगर देखेंगे दूसरा फैकल्टी, तो वहां पे क्या करते हैं, 700-800 पेजेस बना देते हैं, क्योंकि डीटी का रहता है 400 पेजेस, आईडीटी का रहता है 300 पेजेस, तो कितना हुआ, 700 पेजेस हो गया ना। तो वहीं पे दिक्कत होता है स्टूडेंट को, एक्चुअली दिक्कत वहीं पे होता है, बट स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, बोलते हैं हाँ हम फैकल्टी से लिए हैं, अच्छा फैकल्टी है वो, ठीक है सब अच्छा फैकल्टी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टूडेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअल पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, उसका अलग भी पेपर है, 7 पेपर है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, फैकल्टी को भी सोचना पड़ेगा। फैकल्टी नहीं सोचते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, और क्या, आपके बेनिफिट के लिए जो भी होता है तो उसको आप फॉलो करिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट को आपको पता है। तो उसके बाद सेक्शन नंबर 13 है जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन नंबर 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और एक बात है, हम क्या क्या सेक्शन पढ़े हैं तो आप लोग एक बार उसको याद कर देते हैं। सेक्शन नंबर 7 है सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 है मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 है लेवी ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 10 है कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन नंबर 11 है आपका आईजीएसटी एक्ट में, सेक्शन नंबर 6 एंड यहाँ पे 11 है एग्जेम्पशन, सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 नहीं है आपके सिलेबस में, 15 है वैल्यूएशन। तो प्रोविजन भी आपका पूरा हो जाएगा सिंपल से, प्रोविजन पूरा सिंपल से हो जाएगा। आप ये रिवीजन लेक्चर कर लीजिए, आपका पूरा सेक्शन हो जाएगा, कहाँ पे भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो उसके बाद सेक्शन नंबर 13 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वही बताया है क्लैरिफिकेटरी सब सेक्शन कि हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे आज पर दी सेक्शन नंबर 13 का जो भी प्रोविजन है, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन करेंगे आज पर दी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का प्रोविजन के हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 से शुरू हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे दो डेट को कंपेयर करेंगे, बट दो डेट को कंपेयर करने के लिए हमको यहाँ पे अगर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अगर वो 30 डेज फ्रॉम दी एक्चुअल सप्लाई अगर वो इशू होगा तो वहां पे हम डेट ऑफ पेमेंट के साथ उसको हम कंपैरिजन करेंगे। एंड अगर वो 30 डेज के बाद अगर होता है तो वहां पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, पेमेंट डेट तो वही सेम है और रिसीवर इज अनदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, आ जाइए। तो यहाँ पे आपका सप्लाई होता है, एक्चुअली सर्विसेज सप्लाई होता है यहाँ पे
1 अप्रैल को सप्लाई होता है, ठीक है, 1 अप्रैल को सप्लाई होता है। तो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू होता है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इनवॉइस कब एक्चुअली इशू होता है। तो ये है 30 डेज, 30 डेज फॉर एग्जाम्पल ये है 30 डेज। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अगर इनवॉइस ये 30 डेज के अंदर कोई भी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे 30 डेज के अंदर इशू हो सकता है या 30 डेज के बाद इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखें ये एक्चुअली सर्विस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या सर्विस इस दिन था, ठीक है, कोई भी ऑकेजन इवेंट इस दिन था, मीन डेट ऑफ सर्विसेज उस दिन था। तो यहाँ पे अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू होता है तो वहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस मीन हम शॉर्ट में DOI लिखते हैं एंड डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करेंगे व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर 30 डेज के अंदर इशू होता है इनवॉइस, अगर 30 डेज के बाद इशू होता है तो वहाँ पे हम दो डेट को कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली। तो वहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मीन जिस दिन खत्म होता है आपका सर्विसेज प्रोवाइड जब खत्म होता है और आपका डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेट है, पहला है अगर वहाँ पे इनवॉइस 30 डेज हम थी डेट ऑफ सर्विसेज, अगर 30 डेज के अंदर अगर वो इनवॉइस इशू होता है तो वहाँ पे इनवॉइस डेट एंड पेमेंट डेट को कंपेयर करेंगे व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर यहाँ पे 30 डेज के बाद इनवॉइस इशू होता है तो वहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। एंड यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट सेम है जैसे हम गुड्स के टाइम देखे थे। जो आपका रहेगा डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो डेट ऑफ पेमेंट रहेगा कि आपका रहेगा जिस दिन एंट्री होता है बुक्स ऑफ इसका रेसिपिएंट में। दूसरा है जिस दिन क्रेडिट होता है, ठीक है, जिस दिन क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला 2 पॉइंट। उसका तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेशन हो पाता है तो वहां पे जिस दिन रिसीव ऑफ सर्विसेज करता है, ठीक है, तो जिस दिन रिसीव करता है डेट ऑफ रिसीव ऑफ सर्विसेज, अगर वहां पे ए एंड बी पॉइंट अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पे तीसरा पॉइंट में क्या बताता है, ये दोनों पॉइंट अगर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है तो यहाँ पे इस पॉइंट में कैलकुलेशन होगा जो कि है डेट ऑफ रिसीव ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोवाइडेड दैट वेयर सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव एन एडवांस अमाउंट, ठीक है, अगर वो एडवांस अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा अगर रिसीव करता है एंड वो एक्स्ट्रा अमाउंट अप टू 1000 तक है तो वहां पे हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल का अमाउंट है 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। अगर वो बिल अमाउंट से ज्यादा एक्स्ट्रा रिसीव करता है 1000 तक, फॉर एग्जांपल ये 11,000 तक रिसीव कर रहा है, 10,000 प्लस अप टू 1000 वो एक्स्ट्रा रिसीव कर रहा है, तो वो जो 1000 एक्स्ट्रा मीन्स यहाँ पे 900 हो सकता है या 800 कुछ भी हो सकता है, बट 1000 से कम है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे ये जो ओनली एडवांसेस है, जो 1000 का एडवांसेस है, तो वहां पे हम मानेंगे डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, वहां पे होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर वो 1000 से ज्यादा होगा तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर एडवांस रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3000 के लिए एडवांस रिसीव कर रहा है तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई जैसे हम ऊपर कैलकुलेशन करके आए हैं, जैसे अगर वहां पे तीनों डेट को कंपेयर करेंगे, एक है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, अगर वहां पे 30 डेज फ्रॉम दी सर्विसेज का वहां पे इनवॉइस इशू होता है तो वहां पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा है यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट। उसके बाद अगर 30 डेज के बाद वहां पे इशू होता है तो वहां पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या कम्प्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा है टाइम ऑफ पेमेंट। एंड यहाँ पे अगर दोनों पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो वहां पे जिस दिन रिसीव होता है सर्विसेज, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है, ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट किसके लिए है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, ठीक है, अगर वो आरसीएम में कवर हो जाता है तो ये पहला पॉइंट है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए, एंड दूसरा पॉइंट है आरसीएम के लिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट है आरसीएम के लिए। तो चलो हम देख लेते हैं, अगर वो आरसीएम में कवर होता है तो वहां पे दो डेट को कंपेयर करेंगे। पहला डेट है डेट ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली वही रहेगा, एंड दूसरा है डेट इमीडिएटली 60 डेज फॉलोइंग टू द डेट ऑफ इनवॉइस, मींस यहाँ पे 65 डेट देखेंगे, ठीक है, जैसे हम देखे थे गुड्स के टाइम में 35 डेट देखे थे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो यहाँ पे भी 65, ठीक है, 61 डेज देखेंगे। एंड दूसरा है आपका टाइम ऑफ पेमेंट, एंड ये 61 डेज कब से देखेंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, व्हिच वर इज अर्लियर, तो उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे ओनली आपको डेट को कंपेयर करना पड़ेगा, सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ओनली डेट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो भी अर्लियर होगा तो उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, दो डेट को कंपेयर करना पड़ेगा व्हिच वर इज अर्लियर। उसके बाद अगर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिटरमाइन नहीं हो सकता है, ऊपर वाला कोई भी पॉइंट में अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो सकता है तो वहां पे जिस दिन एंट्री करेगा बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट जिस दिन एंट्री होगा तो उसको हम मानेंगे डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे जिस दिन अगर वो एंट्री होता है रेसिपिएंट के बुक में। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में देखे थे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 12 में देखे थे, यहाँ पे भी वही सेम है, अगर कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाएगा तो वहां पे ऑब्वियसली हम देंगे जिस दिन वो क्या करता है, एंटर करता है रेसिपिएंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4, 5 एंड 6 तीनों सेम होगा, ठीक है, 4, 5, 6 तीनों सेम होगा जैसे सेक्शन नंबर 12 जैसा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 12 में जैसे था यहाँ पे भी वैसे ही होगा आपका सबसेक्शन 4, 5, 6। जैसे अगर वाउचर के केस में अगर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन
हो सकता है या आइडेंटिफाइबल हो सकता है, तो वहाँ पे डेट ऑफ इशू वाउचर होगा। उसके बाद अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं होगा तो वहाँ पे डेट ऑफ रिडीम्पशन हो जाएगा वाउचर का, उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर में जो भी कूपन आ जाता है, टोकन, वाउचर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद अगर कोई भी पॉइंट में डिटरमाइन हो नहीं सकता है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई, तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर वो पीरियडिकल रिटर्न फाइल करेगा तो वहाँ पे हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई उसको, अगर रिटर्न फाइल करेगा। अगर वो भी नहीं फाइल करता है बट पेमेंट तो करेगा, तो वहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन वो पेमेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस में इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी, तो वहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट को मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट लेट फी वही सेम होगा। एंड यहाँ पे एक जो डेट छूट गया है, जैसे गुड्स के केस में देखे थे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या था, यहाँ पे हम नहीं देखे थे, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे यहाँ पे, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस यहाँ पे क्या लेंगे देख लेते हैं। ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या लेंगे, तो ऑब्वियसली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लेते हैं 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है, 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सप्लाई लेते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। बट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, हम लेंगे 45 डेज। तो यहाँ पे मीन्स 30 डेज नॉर्मली हम लेंगे, जिस दिन सप्लाई हुआ है उसका 30 डेज के अंदर वहां पे इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा, डेट ऑफ इनवॉइस। उसके बाद अगर बैंकिंग, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पे 45 डेज लेते हैं हम नॉर्मली डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का। और एक बात है, यहाँ पे प्रोविजन में 30 डेज नहीं लिखा होता, बट मैं आपको 30 डेज यहाँ पे लिख लिया हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कोई अलग से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं देखना पड़ेगा, तो 30 डेज इसलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। बट प्रोविजन अगर देखोगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट मैट में कुछ भी प्रोविजन ऐसे नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे नहीं लिखा होगा। तो हम 30 डेज लिख लिए हैं, इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। जैसे इशू ऑफ इनवॉइस 30 डेज के अंदर होगा, तो वहाँ पे हम मानेंगे, वहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को मानेंगे। दूसरा है पेमेंट डेट को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन 2 खत्म हो गया है। बट यहाँ पे एक आपका रह गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई इन सर्टेन केसेस। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेशन करेंगे कुछ सर्टेन सिचुएशन में। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय लैंड ओनर टू ए डेवलपर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीडीआर एंड एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज। तो यहाँ पे तीन चीजें, पहला टीडीआर एफएसआई वो दोनों एक ही है, दूसरा लॉन्ग टर्म लीज। तो इसको हम ऑलरेडी आरसीएम चैप्टर है एंड दूसरा एग्जीक्यूशन चैप्टर में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट ये हमें टाइम ऑफ सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहला है कि अगर टीडीआर ट्रांसफर करेगा कौन, लैंड ओनर, किसको, डेवलपर के पास, या एफएसआई जिसको बोलते हैं एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी उसको ही बोलते हैं। तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जब जब यहाँ पे फास्ट ऑक्यूपेशन करता है, या यहाँ पे सर्टिफिकेट जब आएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो जब वो उसमें फ्लैट बनाएगा, फ्लैट बनाने के बाद जब फास्ट ऑक्यूपेशन होगा, जिस प्रोजेक्ट में जब फास्ट ऑक्यूपाई कोई करेगा, या यहाँ पे इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फास्ट ऑक्यूपेशन और इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हिच एवर इज अर्लियर, तो वहां मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म लीज के सिचुएशन में क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म लीज के सिचुएशन में यहाँ पे होगा, कब होगा, जब यहाँ पे अगर दो सिचुएशन है लॉन्ग टर्म लीज में, देखेंगे कि वो अपार्टमेंट किसके लिए यूज होगा। अगर वो कमर्शियल अपार्टमेंट होगा तो वहां पे इमीडिएटली टैक्स देना पड़ेगा, किसको, डेवलपर को इमीडिएटली टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम में। अगर वहां पे रेसिडेंशियल अकोमोडेशन होगा तो वहां पे ऑब्वियसली जब वो आएगा आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लॉन्ग टर्म लीज में दो सिचुएशन होगा, सॉरी जो टीडीआर एफएसआई के सिचुएशन में, तो वहां पे जिस दिन फास्ट ऑक्यूपाई होगा, फास्ट ऑक्यूपाई होगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हिच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज के सिचुएशन में क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म लीज के सिचुएशन में दो सिचुएशन है। वहां पे देखेंगे वो बिल्डिंग क्या है, अगर कमर्शियल होगा, तो कमर्शियल होगा अगर, तो वहां पे डेवलपर को इमीडिएटली टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, डेवलपर को इमीडिएटली टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर वहां पे वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन होगा, लॉन्ग टर्म लीज लेकर वो अगर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन बनाता है, तो वहां पे हम मानेंगे जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब आएगा तो वहां पे मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपल है ये, इतना इंटर लेवल में नहीं आता है, फाइनल लेवल में आता है। तो यहाँ पे आपका पूरा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे दो सेक्शन देखे हैं और एक क्लैरिफिकेशन देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं, हम जाएंगे आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो की है, इशू ऑफ इनवॉइस चैप्टर देखेंगे एंड आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड आपका लास्ट देखेंगे यूए बिल को भी यहाँ पे खत्म करेंगे हम आज। यूए बिल बहुत सिंपल में मैं आपके लिए नोट बनाया हूँ, बहुत सिंपल में नोट बनाया हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा वहां पे। बट अगर देखें टीचर लोग उसको पूरा 10-12 पेज बना दिए हैं, बट अगर देखें मैं पूरा 1.5 पेज के अंदर पूरा आपके लिए समेट लिया हूँ सब कुछ। तो आ जाइए यहाँ पे टैक्स इनवॉइस देखेंगे, यूए बिल देखेंगे, और एक बार इसमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आ जाता है। ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आ जाता है, तो आ जाइए। तो यहाँ पे इनवॉइस में क्या आता है, तो इनवॉइस यहाँ पे एक कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है जो आइडेंटिफाई करता है पार्टी कौन है, लिस्ट डिस्क्राइब्स द आइटम, क्वांटिटीज, डेट ऑफ शिपमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइसेस, डिस्काउंट, पेमेंट, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा इनवॉइस में। हम आगे देखेंगे इनवॉइस में क्या क्या सब आता है, सब कुछ इनवॉइस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे।
तो क्रेडिट नोट किसको बोलते हैं, डेबिट नोट किसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34 है, तो उसको हम देखेंगे, सेक्शन नंबर 34 है, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट किसको बोलेंगे, यहाँ पे भी वही बताया है, तो ये मान ली 34 सेक्शन के हिसाब से क्रेडिट नोट डेबिट नोट बताएगा, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का यूज है, क्योंकि हम यहाँ पे इनवॉइस देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको बोलेंगे, तो गुड्स पहले देखेंगे, जो भी सप्लाई हो रहा है कॉन्टिन्यूस बेसिस में, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस बेसिस में अगर होगा, नाम से ही पता चलता है, अगर कॉन्टिन्यूसली अगर होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर्विसेज भी वही होगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं आता हूँ कॉन्टिन्यूसली जब मन करे वो पेमेंट कर देता हूँ, ऐसे नहीं होगा, कंटिन्यूसली सप्लाई नहीं होगा, तो कंटिन्यूस सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ऑब्वियसली। एंड बाय वेदर बाय और नॉट मींस बाय एनी वायर पाइपलाइंस या केबल, तो यहाँ पे केबल या वायर लाइन या पाइपलाइन के थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर हुई सप्लायर इशू है इनवॉइस ऑन रेगुलर बेसिस या पीरियोडिक बेसिस, ऑब्वियसली सप्लायर पीरियोडिक बेसिस या रेगुलर बेसिस में वो इनवॉइस इशू करेगा, मंथली है या वीकली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है या ईयरली है, तो वो मेनली इनवॉइस इशू करेगा एंड पेमेंट भी वहां पे होगा, ठीक है। एंड इंक्लूड सप्लाई, जो भी गवर्नमेंट वहां पे स्पेसिफाई करेगा वो तो अलग बात है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मींस जो भी गुड्स कंटिन्यूस बेसिस से रिकरेंट बेसिस में सप्लाई होगा, ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वेदर थ्रू और नॉट बाय एनी पाइपलाइन वायर और केबल, एंड उसके लिए सप्लायर इशू करेगा इनवॉइस ऑन ए रेगुलर या आपका पीरियोडिक बेसिस, ये है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको बोलेंगे, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। सेम है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सप्लाई होगा या रिकरेंट बेसिस में सप्लाई होगा अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे एक टाइम पीरियड डाल दिया है, 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 3 मंथ से अगर ज्यादा कोई भी सर्विसेज सप्लाई होगा तो उसको हम मान लेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 3 मंथ से ज्यादा अगर होगा तो वहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद उसमें इंक्लूड हो जाता है गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगा वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सेम है, बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में वेदर और नॉट थ्रू एनी वायर केबल या पाइपलाइन के थ्रू इशू होगा, एंड उसके लिए इनवॉइस सप्लाई इशू करेगा रिकरेंट बेसिस में या रेगुलर बेसिस में, पीरियोडिक बेसिस में। बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर देखेंगे वहां पे मींस डाल दिया, यहाँ पे एक नया पॉइंट है, वो सर्विसेज मींस यहाँ पे 3 मंथ से ज्यादा के लिए सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन, जो भी इंपोर्टेंट डेफिनेशन था। उसके बाद हम जो मेन सेक्शन है, सेक्शन नंबर 31 को चलते हैं, जहाँ पे टैक्स इनवॉइस। जो मेन सेक्शन है टैक्स इनवॉइस है 31 सेक्शन, तो उसको हम कवर करेंगे यहाँ। तो टैक्स इनवॉइस पहले इनवॉइस चैप्टर है, तो टैक्स इनवॉइस है सेक्शन। तो पहले देख लेते हैं टैक्स इनवॉइस किसको बोलेंगे। तो ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस जब हम कोई भी इनवॉइस इशू करते हैं फॉर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, तो कोई भी इनवॉइस हम इशू करते हैं टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ, तो उसको बोलेंगे हम टैक्स इनवॉइस। नाम से ही पता चलता है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ के लिए जब इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, सिंपल है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आ जाएगा, तो टैक्स इनवॉइस सबसे बड़ा इसमें कंटेंट रहता है। तो कंटेंट क्या क्या रहेगा, सब कुछ कंटेंट इसमें रह जाएगा। जैसे अगर देखेंगे आप अमेजन का बिल आता है या आपका फ्लिपकार्ट का बिल आता है, तो उसको ही बोलते हैं, उसके साथ एक जो बॉक्स आता है, बॉक्स क्या एक अटैच होके आता है एक बिल, तो वही है टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, वही है। वहां पे लिखा होगा, आप अभी जाकर देखिए, अगर कोई भी ऑर्डर दिए होंगे उसका अगर बॉक्स है तो वहां पे एक लगा हुआ होगा बड़ा सा, बहुत बड़ा था है यहाँ पे पेपर लगा हुआ होगा, तो उसको ही बोलेंगे टैक्स इनवॉइस। उसमें भी लिखा होगा टैक्स इनवॉइस, सब कुछ डिटेल्स होगा। तो क्या क्या डिटेल्स उसमें होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जीएसटी ऑफ द सप्लायर मींस सप्लायर जब जीएसटी में रजिस्टर लेता है तो वहाँ पे उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, तो उसको बोलते हैं जीएसटी। किसका है ये, सप्लायर का, मींस जो भी सप्लायर सेल किया है तो उसका जीएसटी वहाँ पे होगा। उसके बाद कॉन्जुगेटिव सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ इशू, ऑब्वियसली कोई भी अगर इनवॉइस इशू होगा या कोई बिल इशू होता है तो वहाँ पे सीरियल नंबर तो रहता है एंड डेट ऑफ इशू रहता है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट रहेगा, अगर वो रजिस्टर, अगर हम रजिस्टर है तो वहाँ पे जीएसटी रहेगा, ठीक है, जीएसटी रहेगा। बट हम तो कोई रजिस्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए अमेजन या फ्लिपकार्ट में जब आता है तो हमारा नेम एड्रेस आ जाता है। अगर रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर, तो रेसिपिएंट हम रजिस्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा नेम एड्रेस उसमें आ जाता है, सिंपल है, कोई दिक्कत का बात। उसके बाद रहेगा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं एचएसएन कोड। एंड ये एचएसएन कोड डालता है कौन, सप्लायर डालता है उसका टर्नओवर के बेसिस में। अगर उसका एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक है तो वहां पे एचएसएन कोड रहेगा 4 डिजिट का रहेगा एचएसएन कोड, कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट या नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 5 करोड़ से अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे 6 रहेगा एचएसएन कोड है, सिंपल है, ये आता नहीं है बट वो एमसीक्यू के लिए ही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली गुड्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या है एक्चुअली। उसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी की है वहाँ पे। उसके बाद रहेगा उसका टोटल वैल्यू कितना है वो रहेगा। उसके बाद वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा, मींस उसमें कोई डिस्काउंट है वो सब हट जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट सब कुछ हट जाएगा। उसके बाद वहाँ पे रहेगा टैक्स रेट कितना है, मींस वो जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या टैक्स रेट रहता है वो रहेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, अगर एक स्टेट के अंदर नहीं तो आईजीएसटी कितना है,
वो सब उसमें रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, वो एक चैप्टर है, वो भी रहेगा। उसके बाद टैक्स पेबल बाय आरसीएम, अगर आरसीएम में कुछ भी वो टैक्स पेड करता है वो भी रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर रहेगा, ऑब्वियसली सिग्नेचर रहता है, कोई भी अगर देखेंगे इनवॉइस तो उसमें सिग्नेचर रहता है। तो टैक्स इनवॉइस में ये सब कंटेंट रहता है। अगर देखेंगे हम, याद करिए क्या क्या रहता है, जीएसटी ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट रहेगा अगर रजिस्टर है, अगर नहीं तो उसका नेम एंड एड्रेस रहेगा। उसके बाद कॉन्जुगेटिव सीरियल नंबर एंड उसका डेट ऑफ इशू, उसके बाद एचएसएन कोड रहेगा, उसका टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा एंड उसके बाद टैक्स रेट रहेगा, टैक्स अमाउंट रहेगा, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस का छोटा भाई है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। टैक्स इनवॉइस है बड़ा भाई, बिल ऑफ सप्लाई है छोटा भाई, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में थोड़ा कम कंटेंट रहता है एंड ये मेनली इशू कब होता है, एग्जाम सप्लाई में इशू होता है एंड कंपोजिशन टैक्स में ये इशू होता है, ठीक है। दो सिचुएशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, वहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं इशू होता है। पहला है एग्जाम सप्लाई है, दूसरा है कंपोजिशन स्कीम में, वो मेनली यहाँ बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, ठीक है, सिंपल है। उसका रिवाइज टैक्स इनवॉइस, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इसको हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बट कोई भी टीचर अच्छे से इसको ढंग से समझाता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को डाउट हो जाता है। मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इजी से समझा देते हैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या है। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस से पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में थोड़ा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स एक पर्सन वो लाइबल होता है इस दिन, मीन्स उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा है, तो इस दिन वो लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। जिस दिन वो उसका टर्नओवर वो ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो वहां पे वो लाइबल हो जाता है, तो वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है 30 डेज के अंदर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर सकता है या 30 डेज के बाद भी अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 30 डेज के बाद अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 1 अप्रैल में उसका टर्नओवर ज्यादा हो गया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब तक करना है, अप्लाई करना है ओनली 30 अप्रैल तक उसको अप्लाई करना है। बट वो अप्लाई करता है 5 मई को, वो अप्लाई करता है 5 मई को, वो अप्लाई करता है, तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, कब आता है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है यहाँ पे जून को, जून 2 को उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा इसी डेट से, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा जून 2 से उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा, अगर वो 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देता है, तो 30 डेज के अंदर अगर वो अप्लाई कर देगा तो वहां पे उसका इफेक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यहाँ से 1 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे सर्टिफिकेट ग्रांट हो रहा है जून 2 में, बट उसका इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल में, तो उस पीरियड के लिए उसको दिखाना पड़ेगा ना जो भी सब ट्रांजेक्शन किया है, परचेज किया है या सेल किया है, तो इस पीरियड के लिए अगर ये जो जून 2 से 1 अप्रैल तक जो भी सब ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको दिखाने के लिए उसको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसको ही बोलते हैं रिवाइज रिटर्न, ठीक है। उसको ही बोलते हैं रिवाइज रिटर्न, क्योंकि ऑलरेडी वो एक रिटर्न फाइल कर चुका है, बट उसको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड उसका पीरियड क्या है, जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है उसका 30 डेज के अंदर, मीन्स यहाँ पे आपका जुलाई 1 जुलाई के अंदर उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, सॉरी रिवाइज रिटर्न इशू करना पड़ेगा, उसके लिए 30 डेज के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविजन है कि अगर 30 डेज से पहले यहाँ पे अप्लाई कर देता है तो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा कहाँ पे, जिस दिन वो लाइबल होता है, बट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दूसरा डेट में वहाँ पे उसको ग्रांट होता है। तो वहाँ पे अगर प्रायर टू दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड डेट अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है, तो उस पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब इफेक्टिव होता है, तो उस पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न का टाइम पीरियड रहता है 30 डेज, तो उसको ही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ए पर्सन हु इज बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन सच एन एप्लीकेशन इज मेड विद इन द टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन व्हिच ही बिकम्स लाइबल, ठीक है, जिस दिन वो लाइबल होता है। But for invoice already issued during the period beginning from the effective date of registration till the date of issue of certificate, तो वो पीरियड के लिए उसको एक रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद है नो इनवॉइस, तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ पे कोई भी इनवॉइस नहीं इशू करेगा, कोई भी इनवॉइस टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई नहीं इशू करेगा, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 कंडीशन क्या है, वैल्यू अगर 200 से कम है, दूसरा है जो रेसिपिएंट ऑन रजिस्टर है, तीसरा है रेसिपिएंट को कोई उस तरह का इनवॉइस ही नहीं चाहिए, कोई उस तरह का इनवॉइस ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोग, हमको कोई इनवॉइस नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है तो आपको तो कोई इनवॉइस नहीं चाहिए। अगर कोई भी आप परचेज करते हैं 200 से कम है उसका वैल्यू एंड आप तो ऑन रजिस्टर है, तो वहां पे वो इनवॉइस कोई भी दुकानदार वो इनवॉइस नहीं इशू करता है आपको, तो वहां पे दुकानदार क्या करता है, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करता है, मींस एट द एंड ऑफ द ईच डे, मींस जो भी दिन भर वो सब सप्लाई कर रहा है जो भी कस्टमर को एंड जिसका वैल्यू 200 से कम है, तो वहां पे अगर वो ऑन रजिस्टर होगा एंड सप्लाई को कोई रेसिपिएंट को कोई भी इनवॉइस नहीं चाहिए। आप अगर दुकान को जाते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं 100 या 150 रुपया मीन 200 से कम, तो आपको कोई इनवॉइस चाहिए क्या, ऐसे नहीं होता है।
बट अगर ऑफिस यूज के लिए होता है तो वहां पे हम इन्वॉइस मांगकर लाते हैं अगर आर्टिकल्स में होते हैं, बट ऐसे हम कोई भी इन्वॉइस नहीं लाते। ठीक है, चलेगा बोल देते हैं। तो वहां पे हम कोई भी इन्वॉइस नहीं रिसीव करते हैं। वो जो सप्लायर वो एक क्या करता है, कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस या कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकता है, या कंसोलिडेटेड रिवाइज इन्वॉइस भी वो इशू कर सकता है। अगर देखेंगे मेन सप्लाई क्या है, तो उसी हिसाब से अगर मेन सप्लाई एग्जाम सप्लाई है या कंसोलिडेटेड जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, तो वहां पे वो एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। अगर मेन सप्लाई टैक्स है तो वहां पे वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा। कंडीशन क्या है, वही है, वैल्यू अगर 200 से कम है एंड रेसिपिएंट इज ऑन रजिस्टर एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, तो रेसिपिएंट को कोई भी इनवॉइस नहीं चाहिए, तो वहां पे वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा एट द एंड ऑफ द ईच डे। एट द एंड ऑफ द ईच डे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हो या कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई हो या कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कुछ भी वो इशू कर सकता है, कंसोलिडेटेडली मेनली इशू करेगा। बट यहाँ पे एक राहत है किसके लिए, बैंकिंग कंपनी एंड आपका बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी के लिए एक राहत है। ये जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस वो ईच मंथ में इशू कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर मींस यहाँ पे सप्लायर एट द एंड ऑफ ईच डे इशू करता है, बट बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी वो मींस एट द एंड ऑफ ईच मंथ इशू करता है। तो बैंकिंग कंपनी के केस में वो ईच मंथ हो जाएगा, ईच डे के जगह। ठीक है, ईच डे के जगह एट द एंड ऑफ ईच डे के जगह एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो जाएगा, क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हर दिन नहीं हो पाएगा, मंथली वो करते हैं। एंड दूसरा है कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है एंड वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है टू एनी ऑन रजिस्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है एंड वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, ऑन रजिस्टर हो तो भी वहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस नहीं चलेगा, तो वहाँ पे उसको एक रेगुलर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे अगर इंटरस्टेट एक स्टेट से अलग स्टेट को कोई भी सप्लाई कर रहा है, रेसिडेंट ऑन रजिस्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो वहाँ पे उसे रेगुलर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है रिसीट वाउचर। तो रिसीव वाउचर क्या है, तो जब एडवांस कोई भी रिसीव करते हैं, आप लोग कुछ एडवांस रिसीव करते हैं या कोई भी सप्लायर अगर एडवांस रिसीव करेगा, तो वहां पे वो एक रिसीव वाउचर इशू करता है। ऑब्वियसली वो रिसीव किया है एडवांस, तो रिसीव वाउचर इशू करेगा। तो वहां पे तो डेट एंड रेट पता नहीं होगा। अगर डेट या नेचर, डेट तो पता होगा, नेचर एंड रेट अगर पता नहीं होगा, तो वहां पे हम अजम्पशन लेते हैं कि उसको हम ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट मानेंगे एंड रेट लेंगे 18%। हम नॉर्मल क्लास में अजम्पशन लेते हैं 18% ले लेंगे एंड यहाँ पे नेचर लेंगे कि इंटरेस्ट रेट मानेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मानेंगे, आईजीएसटी लगेगा उसके ऊपर। उसके बाद अगर वो एडवांस रिसीव किया था बट वहां पे वो सप्लाई नहीं कर रहा है, एडवांस रिसीव किया था बट सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वहां पे उसको रिफंड करना पड़ेगा। जब वो एडवांस रिफंड करेगा तो वहां पे रिफंड वाउचर इशू कर देगा। जब एडवांस रिसीव किया था उसके बाद वो सप्लाई नहीं कर रहा है, उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड जब करता है, रिटर्न करता है, तो उसको रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। ये मीन्स तो वाउचर का नेम क्या है एंड मीनिंग क्या है। उसका सेल्फ इन्वॉइस, सेल्फ इन्वॉइस कब इशू करेगा, तो सेल्फ इन्वॉइस कहाँ पे इशू होता है, जब आरसीएम में सप्लाई होता है। तो आरसीएम में जब सप्लाई होगा तो वहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर होगा, बट जो सप्लायर है वो ऑन रजिस्टर है। ठीक है, सप्लायर जो है वो ऑन रजिस्टर है, तो वहां पे रेसिपिएंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में एंड उसको आईटीसी मिलेगा, तो इसीलिए उसको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो एक इन्वॉइस इशू करता है। वो जो इन्वॉइस इशू करता है उसको बोलते हैं सेल्फ इन्वॉइस बोलते हैं। जब आरसीएम के टाइम रेसिपिएंट जब सप्लायर को ऑन रजिस्टर, सप्लायर को मींस जो भी इन्वॉइस इशू करता है उसको बोलते हैं हम सेल्फ इन्वॉइस बोलते हैं। ठीक है, एक उसका ही इन्वॉइस बनाकर वो दे देता है सप्लायर, क्योंकि सप्लायर तो ऑन रजिस्टर है। उसके बाद है पेमेंट वाउचर। तो जब कोई भी पेमेंट करता है रेसिपिएंट किसको, सप्लायर को, तो वहां पे एक पेमेंट वाउचर इशू हो जाता है। ठीक है, जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वहां पे एक पेमेंट वाउचर इशू करता है। उसके बाद है डिलीवर चालान। तो डिलीवर चालान एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मींस ये 4 सिचुएशन में इशू होता है। डिलीवर चालान 4 सिचुएशन में इशू होता है। तो 4 सिचुएशन क्या है, लिक्विड गैस, जब लिक्विड गैस जाता है, एचपी है, इंडियन गैस है, ठीक है, तो वहां पे भारत गैस है, तो वहां पे मीन्स वो इशू होता है डिलीवरी चालान। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉबवर को जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहां पे डिलीवर चालान जाता है प्लस यूए बिल जाता है कंपल्सरी। हम आगे देखेंगे। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन सप्लाई, अगर वो सप्लाई ही नहीं मानते हैं, एग्जाम सप्लाई वो सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे हम एक डिलीवरी चालान इशू करते हैं। डिलीवरी चालान कुछ नहीं है, वो टैक्स इनवॉइस है, बट उसका कंटेंट थोड़ा कम है, कंटेंट थोड़ा कम है। एंड जो भी अदर नोटिफाइड सप्लाई अगर गवर्नमेंट कोई भी नोटिफाई करेगा तो उसके टाइम भी हम डिलीवरी चालान इशू करेंगे। तो 4 सिचुएशन है। पहला है आपका सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, दूसरा है सप्लायर ऑफ गुड्स टू जॉबवर एंड तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन सप्लाई, चौथा है नोटिफाइड गुड्स जो भी नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट। बट उसका कंटेंट क्या है, डिलीवरी चालान में क्या क्या होता है हम देखने के लिए हमको मिलेगा डिलीवरी चालान में। तो डिलीवरी चालान में वही कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर तो रहेगा, ऑब्वियसली सब में रहता है, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ डिलीवरी चालान में डेट ऑफ इशू रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्साइनर एंड कॉन्साइनी का फंडा आ जाता है। कॉन्साइनर किसको बोलते हैं, सप्लायर को कॉन्साइनर बोलते हैं, एंड कॉन्साइनी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को कॉन्साइनी बोलते हैं। तो अगर वो रजिस्टर है तो उनका जीएसटीएन नंबर रहेगा, अगर वो ऑन रजिस्टर है तो वहाँ पे नेम एंड एड्रेस रहेगा। ठीक है, अगर रजिस्टर है जीएसटीएन नंबर, अगर ऑन रजिस्टर है नेम एंड एड्रेस आ जाएगा दोनों का।
नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, अगर ऑन रजिस्टर, अगर रजिस्टर है जीएसटी आ जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद एचएसएन वही हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर रहेगा। अगर वो अप टू 5 करोड़ तक है अकाउंट नंबर तो वहाँ 4 रहेगा एचएसएन कोड, एंड अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो वहाँ पे रहेगा 6 डिजिट का रहेगा। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, ऑब्वियसली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्वांटिटी रहेगा, टोटल वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू रहेगा, टैक्स रेट रहेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर। तो ये सब रहता है मेंस उसमें, ठीक है, डिलीवरी चालान में। उसके बाद डिलीवरी चालान कितना कॉपी में इशू होता है, ठीक है, डिलीवरी चालान यहाँ पे कितना कॉपी में इशू होता है, तो ऑब्वियसली ट्रिप्लिकेट फॉर्म में वो इशू होता है डिलीवरी चालान, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी जो है उसको कॉन्साइन के पास भेजेगा। जो ओरिजिनल कॉपी रहेगा ना कॉन्साइन के पास, यहाँ पे कॉन्साइनर भेजेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे कॉन्साइनर या सप्लायर यहाँ पे, ठीक है, सप्लायर है, एंड यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट है, इसको कॉन्साइनी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्साइनी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्साइनी बोलते हैं। तो कॉन्साइनी के पास यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी जो भी रहेगा ये कॉन्साइनी के पास भेजेगा, ये जो कॉन्साइनर या सप्लाई। उसके बाद डुप्लीकेट कॉपी इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके साथ ड्राइवर के साथ जाएगा डुप्लीकेट, एंड ट्रिप्लीकेट फॉर्म इसके पास रखेगा क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखेगा। तो ओरिजिनल कॉपी जाएगा कॉन्साइनी या रेसिपिएंट के पास जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के साथ जाएगा, ट्रिप्लीकेट पर उसके पास रहेगा, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद है इनवॉइस कॉम ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कॉम बिल ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस कॉम बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होता है, अगर कोई भी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो सप्लाई करता है टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेंसी, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई इशू कर रहा है एंड एग्जेंट सप्लाई इशू कर रहा है, तो वहां पे वो एक इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस के लिए उसको इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू होता है, एंड एग्जेंट सप्लाई के लिए उसको एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। तो दो इनवॉइस तो वो इशू नहीं करेगा, तो इसलिए उसको एक कॉमन इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर वो दोनों में, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो दोनों में एंगेज है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो वन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई उसको इशू करना पड़ेगा। जैसे कोई भी लव कम अरेंज करता है, तो लव मैरिज है प्लस अरेंज मैरिज है, तो उसको बोलते हैं लव कम अरेंज। ऐसे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है एंड एग्जाम से सप्लाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस प्लस उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद है टाइम, टाइम लिमिट क्या रहेगा, टाइम लिमिट क्या रहेगा इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट क्या रहेगा। तो पहले देखें गुड्स के लिए, तो गुड्स के लिए हम पढ़ के आए थे अगर इन्वॉल्व हो जाता है मूवमेंट तो डेट ऑफ रिमूवल, हम टाइम ऑफ सप्लाई में देख के आए थे। अगर वहां पे मूव कर रहा है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो वहां पे डेट ऑफ रिमूवल, अगर वो रिमूव नहीं हो रहा है तो वहां पे डेट ऑफ डिलीवरी रहेगा। उसके बाद अगर अप्रूवल में जाता है गुड्स, अगर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो वहां पे रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा रहेगा आपका डेट ऑफ रिमूवल से 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर रहेगा। ये रहता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में रहता है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो मेनली 30 डेज में हो जाता है, ठीक है, 30 डेज में हो जाता है। बट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हम देखें कॉन्टिन्यूस सप्लाई, सप्लाई में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर इन्वॉल्व नहीं होगा मूवमेंट तो वहां पे डेट ऑफ डिलीवरी होगा, अगर मूवमेंट नहीं करता है डेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होगा गुड्स, कॉन्टिन्यूस रिकरेंट बेसिस में अगर गुड्स सप्लाई होगा, तो वहां पे हम इन्वॉइस कब इशू करेंगे, तो वो जब कॉन्टिन्यूसली इशू होगा तो वहां पे इन्वॉइस इशू होगा, तो इन्वॉइस के टाइम हम मानेंगे। नहीं तो हम पेमेंट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वहां पे पेमेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो पेमेंट के टाइम इशू करना पड़ेगा इन्वॉइस, या कोई भी स्टेटमेंट या अकाउंट्स अगर हम इशू कर रहे हैं पेमेंट के साथ, तो वहां पे हम उसको मानेंगे टाइम ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, ठीक है। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट मीन सक्सेसिव पेमेंट हो रहा है या सप्लाई हो रहा है उसके साथ पेमेंट जाएगा या अकाउंट्स जाएगा या आपका स्टेटमेंट जाएगा, तो जो भी जाता है तो वहां पे उस डेट या उससे पहले आप इशू कर सकते हैं आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस उसको मानेंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो वहां पे अगर सक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं या स्टेटमेंट कोई भी इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे तो पेमेंट नहीं करेंगे, एक स्टेटमेंट तो इशू करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई कर रहे हैं हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ इतना हम आपके पास भेज रहे हैं, तो उसके साथ एक स्टेटमेंट जाना चाहिए, या स्टेटमेंट अगर नहीं होगा अकाउंट तो जाना चाहिए, नहीं तो पेमेंट के साथ एक पेमेंट वाउचर भी जाना चाहिए। तो वो जो भी जाता है उस डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, उस डेट या उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर अप्रूवल बेसिस में यहाँ पे गुड सेंड होगा तो वहां पे अर्लियर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, दूसरा है 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर, इसको हम देख के आए थे, ये हो गया। उसके बाद सर्विसेज सिचुएशन में देखेंगे, तो सर्विसेज के केस में नॉर्मल 30 डेज सप्लाई से 30 डेज के अंदर इशू करना पड़ेगा इनवॉइस। अगर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी है तो वहां 45 डेज के अंदर इशू करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में 30 डेज के अंदर सप्लाई का 30 डेज के अंदर इशू होगा इनवॉइस, अगर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी के सिचुएशन में वहां 45 डेज के अंदर इशू होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सप्लाई, कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई में ये सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर वहां पे ड्यू डेट असर्टेनेबल है, मीन हमारा एग्रीमेंट है कि मैं जो भी मंथ का एंड में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ऑलरेडी एग्रीमेंट है, तो वहां पे एग्रीमेंट है कि मंथ का एंड में पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विसेज कोई भी ब्रिज बना रहा है कोई भी रेसिपिएंट, तो वहां पे रेसिपिएंट एंड सप्लायर के बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि हर महीने का एंड या स्टार्टिंग में दे दूंगा। तो एग्रीमेंट अगर होगा तो वहां पे ऑन और बिफोर दी एग्रीमेंट हम इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट है, ठीक है, असर्टेनेबल है या एग्रीमेंट अगर होगा,
अगर एग्रीमेंट होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, मींस एग्रीमेंट में जो भी ड्यू डेट होगा उस डेट या उससे पहले इशू करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट कोई भी नहीं है बट पेमेंट तो होगा, ऑन और बिफोर द पेमेंट इशू होगा, ठीक है। अगर पेमेंट होगा तो वहाँ पे ऑन और बिफोर द पेमेंट इशू होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर पेमेंट भी नहीं है या अगर यहाँ पे लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, मींस हम एग्रीमेंट कर दिए हैं कि जब कंप्लीट होगा तो वहाँ पे पेमेंट कर दूंगा, वो तो होता है क्योंकि अगर 3-4 महीने का चलेगा तो वहाँ पे हम एग्रीमेंट कर देते हैं कि जब कंप्लीट होगा तो वहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। तो कंप्लीशन के टाइम कंप्लीशन जब होगा तो वहाँ पे इशू हो जाएगा, यहाँ पे इनवॉइस वहाँ पे इशू हो जाएगा। सिंपल है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, तो मैनर कैसे हम इनवॉइस इशू करेंगे, गुड्स के टाइम क्या होगा एंड सर्विसेज के टाइम क्या होगा, मीन्स कितना कॉपी में हम यहाँ पे इनवॉइस सेंड करेंगे। तो गुड्स के टाइम ट्रिप्लिकेट फॉर्म होगा, ओरिजिनल जाएगा रेसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के साथ जाएगा एंड ट्रिप्लिकेट रखेगा जो भी सप्लायर है। क्योंकि जैसे हम देखे थे आपका जैसे रहता है डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान में हम ओरिजिनल कॉपी सेंड करते हैं कॉन्साइनी के पास, जैसे यहाँ पे रेसिपिएंट है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के साथ भेजते हैं, यहाँ पे भी वही है, एंड ट्रिप्लीकेट कॉन्साइनर रखता है, यहाँ पे वही सप्लायर रखा है। उसके सर्विसेज के टाइम डुप्लीकेट फॉर्म में होता है क्योंकि सर्विसेज में कोई भी ट्रांसपोर्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए जो भी ओरिजिनल वो भेजेगा किसके पास, रेसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट अपने पास रखेगा सप्लायर। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट सप्लायर होता है। तो ये हो गया आपका पूरा टैक्स इनवॉइस का जो भी सेक्शन के रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं, एक नया सेक्शन आया था जो कि है सेक्शन नंबर 31 कैपिटल ए, जो कि फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट। तो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होगा रेसिपिएंट को डिजिटल पेमेंट का, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखें कोई भी नारियल वाला वो भी डिजिटल पेमेंट यूज करता है, मेथड यूपीआई है, यूपीआई तो हर कोई यूज करता है, तो इसलिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फैसिलिटी देना पड़ेगा रेसिपिएंट को, ठीक है, सप्लायर को देना पड़ेगा रेसिपिएंट को फैसिलिटी। बट वो सप्लायर कौन होंगे, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, वही बताया है। कुछ पर्सन को नोटिफाई कर देगा गवर्नमेंट, तो वो जो सप्लायर वो क्या करेंगे, वो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को साल प्रोवाइड प्रेस्क्राइब मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू द रेसिपिएंट को देना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड गिव ऑप्शन टू सच रेसिपिएंट टू मेक पेमेंट अकॉर्डिंगली। तो वो ऑप्शन देगा कि आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं, बट अभी तक गवर्नमेंट कोई भी नोटिफाई नहीं किया है कौन सा सप्लायर के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। बट यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे यूज करते हैं आपका डिजिटल पेमेंट। आपको भी पता होगा, आपके सामने जो भी दुकानदार सब कुछ यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल इंडिया हो रहा है तो डिजिटल पेमेंट भी करना पड़ेगा। उसका सेक्शन नंबर 32, तो सेक्शन नंबर 32 ये है एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, मींस प्रोहिबिट कर देता है ये सेक्शन कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा टैक्स, जिससे अनरजिस्टर्ड पर्सन वो कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में बताया है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा, अनऑथराइज्ड पर्सन कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है, सेम ही है, सेक्शन नंबर 33, जो कि है अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स वो स्पेसिफिकली इंडिकेट करना पड़ेगा किसमें, टैक्स इनवॉइस में प्लस अदर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हम जो कंटेंट देके आए हैं टैक्स इनवॉइस में, तो वहां पे भी टैक्स अमाउंट का एक पॉइंट है, वहां पे टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है सेक्शन नंबर 33 की टैक्स अमाउंट शुड बी स्पेसिफिकली इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं सेक्शन नंबर 34। तो सेक्शन नंबर 34 इंपोर्टेंट है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट इंपोर्टेंट है। तो पहला है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट क्या है, ठीक है, क्रेडिट नोट कब इशू होता है, तो व्हेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल वैल्यू चार्ज greater than taxable value of tax charge in respect of which supply, and where the goods supplied returned by the recipient, या where goods और सर्विसेज सप्लाइड फाउंड टू बी डेफिशिएंट। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो क्रेडिट नोट कब इशू होता है, तो क्रेडिट नोट मींस यहाँ पे मींस वैल्यू को घटाने के लिए, ठीक है, वैल्यू को घटाने के लिए या आपका टैक्स को घटाने के लिए क्रेडिट नोट इशू होता है, ठीक है। क्रेडिट नोट इशू होता है वैल्यू को घटाने के लिए या टैक्स को घटाने के लिए। जैसे अगर देखेंगे वैल्यू कितना है, तो वैल्यू है 100 रुपीज चार्ज किया है, बट एक्चुअली अगर देखें वैल्यू है 80 रुपीज, तो यहाँ पे 20 रुपीज ज्यादा चार्ज किए। ये 20 रुपीज को घटाने के लिए वहां पे हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। समझ आ गया, वैल्यू को घटाने के लिए, टैक्स को घटाने के लिए। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्रेडिट नोट यूज करते हैं। डेबिट नोट उल्टा है, वैल्यू को बढ़ाने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए हम डेबिट नोट यूज करते हैं, ठीक है। डेबिट नोट डिपार्टमेंट के हेल्प करता है, डिपार्टमेंट के फेवर में है, क्रेडिट नोट आरसीसी के फेवर में है, ठीक है। क्रेडिट नोट आरसीसी के फेवर में है। एंड क्रेडिट नोट कब इशू होता है, तो क्रेडिट नोट ऑब्वियसली जब टैक्स ज्यादा चार्ज हो गया है या वैल्यू ज्यादा चार्ज हो गया है, तो वहां पे क्रेडिट नोट यूज होता है। एंड दूसरा है अगर कोई भी रिटर्न कर देता है रेसिपिएंट, क्योंकि पहले टैक्स चार्ज हो चुका है या वैल्यू पहले चार्ज हो चुका है, उसके बाद रिटर्न कर देता है कौन, यहाँ पे रेसिपिएंट रिटर्न कर देता है, तो वहां पे वैल्यू को घटाना पड़ेगा, टैक्स को भी घटाना पड़ेगा, तो वहां पे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। दूसरा हो गया। तीसरा एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी गुड्स वो अगर डेफिशिएंट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स जितना वैल्यू वो सेंड किया था उतना वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है, तो वहां वैल्यू को घटाना पड़ेगा। तो ये सब एग्जाम्पल है। और एक बात है, आपका क्रेडिट नोट किसके लिए बेनिफिट है, आरसीसी के लिए बेनिफिट है। डेबिट नोट किसका बेनिफिट के लिए है, वहां पे डिपार्टमेंट का बेनिफिट के लिए। तो आरसीसी का बेनिफिट के लिए है क्रेडिट नोट, तो उसके लिए टाइम लिमिट डाल देगा, वहां पे टाइम लिमिट आ जाएगा, क्योंकि आरसीसी के जो भी बेनिफिट कभी भी डिपार्टमेंट नहीं देख पाता है, तो इसलिए वहां पे टाइम लिमिट है।
एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपको क्रेडिट नोट फाइल करना पड़ेगा, बट डेबिट नोट के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट का बेनिफिट है तो डिपार्टमेंट कभी भी उसको फाइल कर सकता है। सिंपल है, जहां पे डिपार्टमेंट का बेनिफिट है तो वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट अगर देखें कोई भी एसएससी का बेनिफिट है तो वहां पे सब कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देता है। तो इसीलिए हम पहले डेबिट नोट किसको बोलते हैं देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जो भी अदर पॉइंट है। ये है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट यहाँ पे where one or more tax invoice has been issued for supply of goods and services, the taxable value और टैक्स चार्ज अगर लेस देन हो जाता है, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, तो वहां पे एक डेबिट नोट इशू होता है, मींस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है 60 रुपीज है, बट एक्चुअल वैल्यू अगर देखेंगे 100 रुपीज का है, तो वहां पे हमको 40 रुपीज बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू कर देंगे, डीएन एक इशू कर देंगे, ठीक है, डेबिट नोट इशू कर देंगे। उसके बाद टाइम लिमिट है, यहाँ पे दिया है आपको डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट टू बी शो इन द रिटर्न फॉर द मंथ अब सच क्रेडिट नोट बट नॉट लेटर देन। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, पहले था कि आपका नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था, जो कि था अक्टूबर 20 था, बट अभी वो अमेंडमेंट होके एक स्पेसिफिक पीरियड दे दिया है, जो कि है नवंबर 30 एक है। दूसरा है फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न मीन आपका इस साल का एनुअल रिटर्न हम नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर में फाइल करते हैं। तो यहाँ पे दो डेट मिल गया, पहला डेट है आपका नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर, दूसरा है 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे अमेंडमेंट होके क्या हो गया है कि पहले था आपका सितंबर मंथ का नेक्स्ट ईयर का ड्यू डेट था, जो कि था अक्टूबर 20, बट वो हटा दिया है, अभी आ गया है कि डायरेक्ट बता दिया है कि 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर मींस नेक्स्ट ईयर का 30 नवंबर। और दूसरा है डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिलेटेड एनुअल रिटर्न, जो कि है व्हिचएवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न ऑब्वियसली 31 दिसंबर में हम फाइल करते हैं, तो दो डेट को कंपेयर करेंगे। पहला है यहाँ पे 30 नवंबर, तो ये है आपका 2022 है, और सर 3 है तो 24 में होगा एक डेट। दूसरा डेट होगा कि यहाँ पे 31 दिसंबर 2024, कुछ बरीज अर्लियर, ऑब्वियसली अर्लियर होगा आपका 30 नवंबर। बट यहाँ पे कोई कोई सिचुएशन में चेंज कर देता है, बट आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ओनली थ्योरेटिकली आया है कि आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन नोट दोनों पॉइंट के लिए दिया है, जैसे आप यहाँ पे बोथ पॉइंट के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इशू वन और मोर डेबिट नोट और वन और मोर क्रेडिट नोट सप्लाईज मेड इन ए फाइनेंशियल ईयर टू ए रजिस्टर्ड पर्सन और गुड्स सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पे बोला है अगर आप वन इनवॉइस के लिए आप मोर देन वन डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, या मोर देन वन डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए वन इनवॉइस इशू कर सकते हैं, या मोर देन वन इनवॉइस के लिए आप एक ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी सिचुएशन होगा तो वहां पे आप वन इनवॉइस के लिए, एक इनवॉइस के लिए आप वहां पे मोर देन वन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी मोर देन वन इनवॉइस के लिए, क्योंकि हम कोई भी इनवॉइस के बिहाफ में हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू करते हैं, मोर देन वन इनवॉइस के लिए वहां पे भी आप क्या इशू कर सकते हैं, एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 34। तो यहाँ पे जो भी सब सेक्शन था वो हो गया है, एक बार याद कर देते हैं। जैसे सेक्शन नंबर 31 है टैक्स इनवॉइस, सेक्शन नंबर 31 है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, 32 है अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, 33 है आपका टैक्स इनवॉइस शुड बी इंडिकेटेड सेपरेटली, उसके बाद 34 है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ये है आपका टैक्स इनवॉइस का चैप्टर का जो भी सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, जब हम गुड्स एग्जीबिशन के लिए सेंड करते हैं, ठीक है, जब हम सेंड करते हैं गुड्स एग्जीबिशन के लिए आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वहां पे जब हम सेंड करते हैं तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी इन्वॉइस नहीं इशू होगा, ठीक है, कोई भी इन्वॉइस इशू नहीं होगा। बट उसका टाइम पीरियड है 6 मंथ, 6 मंथ तक हम मानेंगे कोई भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर 6 मंथ के अंदर कोई सेल हो जाता है तो उसको तो सप्लाई मानेंगे, वही एग्जीबिशन में अगर कोई भी सेल हो जाता है तो वहां में हम उसको सप्लाई मानेंगे, एंड उस टाइम हम उसको टैक्स इन्वॉइस इशू करेंगे। अगर वहां पे 6 मंथ है टाइम पीरियड, अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं होता है, सेल नहीं होता है, जो भी बच जाता है, तो उसके लिए उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, सप्लाई ही मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो गया था यूएसए गया था एग्जीबिशन के लिए, 100 यूनिट गया था यूएसए गया था 100 यूनिट, तो उसमें से 20 यूनिट वहां पे एग्जीबिशन में सोल्ड हो गया, तो उसके लिए उसको हम सप्लाई मानेंगे एंड टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। उसके बाद बाकी जो 8 यूनिट तो वो सोल्ड नहीं हो पाया 6 मंथ के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको डीम्ड मानेंगे कि वो सप्लाई हो गया है, क्योंकि एक बार इंडिया के बाहर गया तो सप्लाई तो उसको मानते हैं, बट उसको हम ट्रीटेड करते हैं कि एक्सपोर्ट जैसे है, तो इसलिए कोई भी टैक्स नहीं लगाता है जब जाता है। बट हम 6 मंथ तक वेट करते हैं, 6 मंथ के अंदर अगर सप्लाई नहीं होता है तो हम सप्लाई मान लेंगे, तो उसको सप्लाई मानेंगे एंड वो एक टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। बट ये जब 100 यूनिट गया था यूएसए, तो वहां पे वो एक डिलीवरी चालान के थ्रू गया था, ठीक है, डिलीवरी चालान के थ्रू गया होगा, क्योंकि वहां पे सप्लाई नहीं होगा बट डिलीवरी चालान होगा। एंड दूसरा है यहाँ पे आपका एक यूए बिल भी वो जाएगा उसके साथ, यूए बिल उसके साथ जाएगा, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन है, सिंपल सा क्लैरिफिकेशन। अगर यहाँ पे देखेंगे
तो जो भी एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं, तो कोई भी सप्लाई नहीं मानते, एक्सपोर्ट जैसे मानते हैं, कोई भी सप्लाई नहीं मानते, तो इसलिए वहां पे हम डिलीवर चालान, क्योंकि आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए हम वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, बट आपका एग्जाम सप्लाई के लिए या एक्सपोर्ट के लिए अगर उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे तो वहां पे हम एक डिलीवर चालान इशू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे क्योंकि कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। उसके बाद हम अगर कोई भी स्पेसिफाइड गुड्स अगर सोल्ड हो जाता है फुल्ली या पार्शियली विद इन 6 मंथ, तो वहां पे हम उसको टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे जो भी क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। उसके बाद अगर वो नाइदर सोल्ड हुआ है या ब्रॉट बैक नहीं हुआ है तो वहां पे 6 मंथ के अंदर, तो वहां पे हम उसको मानेंगे एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ में हम उसको मानेंगे कि वो सप्लाई हो गया है, ठीक है, वो सप्लाई हो गया है। सिंपल है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद है ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस का फंडा बहुत आया है ऑलरेडी। ई इनवॉइस, तो ई इनवॉइस क्या है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा इजी से ई इनवॉइस क्या है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। तो पहले ई इनवॉइस में क्या होता है, जैसे टैक्स पेयर विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर ओन जीएसटी इनवॉइस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम डिसाइड बाय ई इनवॉइस स्कीमा। तो यहाँ पे जैसे टैक्स पेयर पहले जैसे बनाते थे उनका ओन इनवॉइस, वैसे यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ई इनवॉइस स्कीमा जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वैसे ई इनवॉइस के लिए एक ई इनवॉइस स्कीमा है। आगे जाकर देखेंगे ई इनवॉइस स्कीमा क्या है, बट वो एक ई इनवॉइस स्कीमा है, ये इंटर लेवल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देंगे। उसके बाद दिस इनवॉइस रिपोर्टेड टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो वो जो इनवॉइस वो जनरेट करेंगे, जैसे ओन बिलिंग सिस्टम में वो जो भी इनवॉइस जनरेट करेंगे वो उसको कम्युनिकेट हो जाएगा, किसको रिपोर्टेड हो जाएगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे जीएसटी पोर्टल है वैसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। उसके बाद ऑन सच रिपोर्टिंग आईआरपी विल जनरेट ए यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो उसके बाद ये जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो एक यहाँ पे एक जनरेट करेगा आईआरएन, ठीक है, आईआरएन जनरेट करेगा जो कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर है। उसके बाद वो डिजिटली साइन करेगा एंड रिटर्न करेगा किसको, ई इनवॉइस टू द सप्लायर। ई इनवॉइस सप्लायर को वो रिटर्न करेगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है यहाँ। तो जैसे टैक्स पेयर क्या करते थे, ईआरपी सिस्टम यूज करके उनका जो भी और बिलिंग सिस्टम वो इनवॉइस जनरेट करते थे, ठीक है, वो इनवॉइस जनरेट करेंगे उनका ओन बिलिंग सिस्टम में, ठीक है, जनरेट करेंगे। उसके बाद ये जो जनरेट किए हैं इनवॉइस वो रिपोर्टेड होगा किसको, वो रिपोर्ट हो जाएगा किसको, आईआरपी। आईआरपी एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आईआरपी को वो क्या हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आईआरपी क्या करेगा, आईआरपी उसको क्या करेगा, एक आईआरएन नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, एक आईआरएन जनरेट करेगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक जनरेट करेगा। उसके बाद उसमें वो डिजिटली साइन करेगा, ठीक है, डिजिटली साइन करेगा एंड वो रिटर्न करेगा, ठीक है, डिजिटली साइन करके रिटर्न किसको करेगा, जो आपका टैक्स पेयर को, जिसको बोलेंगे रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा टैक्स पेयर को, उसको हम बोलेंगे ई इनवॉइस, ठीक है, टैक्स पेयर को वो रिटर्न करेगा, टैक्स पेयर से गया था टैक्स पेयर के पास आ जाता है। एंड आगे हम देखेंगे एक क्यूआर कोड का है, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड का एक फंडा है, वो भी आ जाता है किसके साथ, ये जो डिजिटल जब साइन होगा ये रिटर्न करेगा, ये जो आपका ई इनवॉइस के साथ वो आ जाता है क्यूआर कोड, ठीक है, क्यूआर कोड आ जाता है, ई इनवॉइस के साथ क्यूआर कोड भी आ जाता है। सेम फंडा है, पहले टैक्स पेयर जैसे ओन अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में वो जनरेट करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा आईआरपी को। आईआरपी एक पोर्टल है, वो क्या करेगा, एक आईआरएन नंबर यूनिक आईआरएन नंबर वो जनरेट करके उसमें डिजिटल साइन करके रिटर्न कर देगा, जिसको बोलेंगे ई इनवॉइस, ठीक है, सिंपल है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी ओनली यहाँ पे एग्जाम में आता है क्या पर्सन के लिए क्या एप्लीकेबल लिमिट है, ठीक है, एप्लीकेबल लिमिट क्या है वही आता है, फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, ये जो ई इनवॉइस, तो एडवांटेजेस है कि ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगा इनवॉइस इनटू दी जीएसटी रिटर्न एंड ऑटो जनरेटेड ईयू बिल। तो यहाँ पे ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीएसटी रिटर्न जो भी रिटर्न सब वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, प्लस ईयू बिल भी ऑटो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटीआर 1 कैन ऑल्सो भी ऑटो पॉपुलेटेड विद द ई इनवॉइस डाटा। तो जो भी ई इनवॉइस का डाटा रहता है ना, तो वहाँ पे जो जीएसटीआर 1 भी वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, तो आपको दोबारा जीएसटीआर 1 नहीं भरना पड़ेगा, जो भी सब डेटा वो सब ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, बहुत सारा बेनिफिट है। उसके बाद सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर, सेम डाटा विल बी रिपोर्टेड टू द टैक्स डिपार्टमेंट एंड एज वेल एज बायर। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन एरर है जैसे क्लॉरिकल एरर वो सब यहाँ पे इरेज हो जाएगा, ठीक है, ये सब अवॉइड हो जाएगा, कैसे, क्योंकि सेम डाटा जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट के पास एंड टैक्स पेयर के पास, तो यहाँ पे कोई भी डाउट ही नहीं रहेगा, कोई भी एरर भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये फैसिलिटेट करेगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट अमंग ट्रांजैक्टिव पार्टी। तो यहाँ पे वो रिड्यूस करेगा डिस्प्यूट, क्योंकि सेम डाटा जाएगा डिपार्टमेंट के पास, सेम डाटा जाएगा किसके पास, टैक्स पेयर के पास, तो यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहेगा, ठीक है, डिस्प्यूट कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद ये एलिमिनेट करेगा, इट विल एलिमिनेट फेक इनवॉइस। तो फेक इनवॉइस बहुत सारा हो रहा था, तो इसीलिए ई इनवॉइस का ये जो फंड आया था फेक इनवॉइस के लिए, एंड दूसरा है आपका ईयू बिल आया था फेक इनवॉइस के लिए, तो ये एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि एक इनवॉइस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पे आप फेक इनवॉइस जनरेट करके कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके बाद मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी विद आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूसिंग टैक्स इवाजन। तो यहाँ पे मैचिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जो भी डाटा सब वो चला जाएगा किसके पास, डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा एंड टैक्स पेयर के पास जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आईटीसी है प्लस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मैचिंग हो जाएगा, तो टैक्स इवाजन ही नहीं होगा, सिंपल है, कोई भी
दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद वेयर इट एप्लीकेबल देयर इज नो नीड फॉर इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट फॉर्म। तो हम देख के आए हैं कि टैक्स इनवॉइस मींस गुड्स के टाइम ट्रिप्लिकेट फॉर्म, डिलीवरी चालान भी ट्रिप्लिकेट फॉर्म, एंड दूसरा आपका सर्विसेज के टाइम डुप्लीकेट फॉर्म। बट यहाँ पे कोई भी ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट फॉर्म नहीं चाहिए, ओनली एक कॉपी में हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी सबके पास चला जाएगा, तो वो एलिमिनेट कर देगा वेयर हाउसिंग ऑफ इनवॉइसेस को। ठीक है, पेपर कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद है किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ। तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा एक रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, अगर एक्सीड हो जाता है, पिछले साल था 20 करोड़ बट अभी हो गया है 10 करोड़, ये पहले था 500 करोड़, उसके बाद हो गया 100 करोड़, उसके बाद 50 करोड़ हो गया, उसके बाद ये 20 करोड़ था, इस बार 10 करोड़ हो गया, क्योंकि इनवॉइस सबको ही जनरेट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी मैंडेटरी हो रहा है। तो अगर कोई भी टैक्स पेयर का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 17-18 से लेकर अगर वो जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ से ज्यादा होगा टर्नओवर, तो वहां पे वो क्या करेगा, ई इनवॉइस जनरेट करेगा ओनली B2B सप्लाईज के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। B2B सप्लाई मींस यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई सप्लाई करेगा, B2B मींस रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई भी सप्लाई करेगा, B2C मींस अगर वो कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, तो वहां पे B2C बोलते हैं। एंड एक्सपोर्ट प्लस B2B में उसको कंपलसरी यहाँ पे ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइस, तो एग्जेम्पशन है ई इनवॉइस से क्या क्या एग्जेम्पशन है, किसके ऊपर ये नहीं लगेगा। जैसे अगर देखें एसीजेड यूनिट्स बट नॉट एसीजेड डेवलपर, तो ये ओनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी यूनिट रहते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बट जो डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं एसीजेड डेवलपर, तो उसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आईएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि आईएसटी के लिए अलग सा इनवॉइस है, आईएसटी इनवॉइस, तो उसके ऊपर ये ई इनवॉइस नहीं लगेगा। उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, तो उसके ऊपर भी ये नहीं लगेगा, ई इनवॉइस का फंडा है। उसके बाद जीटीए जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। उसके बाद है सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो जो भी सप्लायर है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो दे रहा है, जैसे बस है, बस का ओनर, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर देखें जो भी पर्सन वो एंगेज है किसमें, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो जो भी सप्लायर वो एंगेज है किसमें, ये जो सिनेमाटोग्राफी फिल्म में जो भी एंगेज है इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, मीन्स जो भी देखेंगे पीवीआर है, तो वो जो ये सब मीन्स सप्लाई करते हैं, ये जो एग्जीबिशन करते हैं सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर ये नहीं लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम कस्टम में देखे थे, तो वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री है, तो वहाँ पे टैक्स इनवॉइस का कोई फंडा नहीं है, तो ई इनवॉइस कहाँ से आएगा, तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। उसके बाद है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगेगा, लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई इनवॉइस का एग्जेम्पशन खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद है डिक्लेरेशन, एक है इस साल नया आया है, डिक्लेरेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर कोई भी टैक्स पेयर का अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ से ज्यादा है, बट उसको कोई भी एग्जेम्पशन की वजह से उसको नहीं देना पड़ रहा है, ई इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ रहा है, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ मेरा टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ से ज्यादा, बट मैं इसी एग्जेम्पशन की वजह से मैं यहाँ पे ई इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूँ, तो उसको बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वेयर ई इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड डिस्पाइट द एग्रीगेट टर्नओवर बीइंग मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, बट उसको नहीं ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आई और वी ईयर बाय डिक्लेयर दैट आवर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17-18 ऑनवर्ड्स मोर देन द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो भी है, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन, जो भी रूल के हिसाब से हम इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। ये नहीं आता है, ये ओनली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। ठीक है, ये ओनली प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। बट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आईआरपी क्या है, आईआरएन क्या है, जैसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है, एंड ई इनवॉइस स्कीमा क्या है, सब कुछ हम अभी देखेंगे, क्योंकि ई इनवॉइस का टॉपिक बहुत ज्यादा है, बहुत सारा डाल दिया है। बट हम अगर इसको इग्नोर कर देंगे ना तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे कुछ छूट गया है, बट हम सब कुछ यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर कोई भी नया चीज है जो कि एग्जामिनेशन में नहीं आया है, फिर भी लगता है कि यहाँ से आ सकता है, क्योंकि नया टॉपिक तो आएगा इसमें, क्योंकि पहले वो टॉपिक नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन नहीं आया था, बट ये टॉपिक नया आया है तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम नया टॉपिक जो भी है सब कुछ डाल देते हैं नोट्स में। ठीक है, फिर भी हमारा 80 पेजेस के अंदर सब कुछ आ जाता है, बट टीचर लोग क्या करते हैं, इसको 400-500 पेजेस बना देते हैं, बोलते हैं कि हाँ इंपोर्टेंट सब कुछ पढ़ लो। इंटर में बच्चा कितना पढ़ेगा, आप भी बोलिए कितना पढ़ेगा, तो जितना चाहिए उतना पढ़ना चाहिए, बट अगर 400-500 पेजेस देखें तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम नोट्स जितना हो सके उतना कॉन्साइज मैनर में रखे हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट 80+ आराम से सिक्योर कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि how e-invoice data consumed by GST system for generation of EUA bill और population of relevant parts of GST return। तो यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं, एडवांटेजेस में पढ़ के आए हैं कि आपका जो भी ई इनवॉइस का डाटा वो क्या होता है, वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है जीएसटी रिटर्न में, एंड आपका जो भी जीएसटी का जो भी ईयूए बिल में वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। तो कैसे ऑटो पॉपुलेटेड होता है, ठीक है, कैसे ऑटो पॉपुलेट होता है, तो आईआरपी मींस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो क्या करेगा, वो जो भी ई इनवॉइस का डाटा वो सेंड करेगा किसको, जीएसटी सिस्टम के पास। ऑब्वियसली क्योंकि जीएसटी सिस्टम के पास होता है आपका रिटर्न प्लस ईयूए बिल जीएसटी सिस्टम के पास होता है, बट ई
ई इनवॉइस का डाटा कहाँ पे रहता है, वो रहता है आपका मेंस आईआरपी के पास रहता है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के पास। तो वहां पे आईआरपी क्या करेगा, जीएसटी सिस्टम के पास भेजेगा, उसके बाद जीएसटी सिस्टम क्या करेगा, जीएसटी एज वेल एज ई वे बिल सिस्टम के पास भेजेगा, उसके बाद जीएसटी सिस्टम ऑटो पॉपुलेट कर देगा जीएसटी 1, जीएसटी 2 जो भी सब रिटर्न है वो सब ऑटो पॉपुलेट कर देगा, मींस उसके पास जो भी डाटा है वो सेंड कर देगा जीएसटी सिस्टम के पास। ये ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन या अमेंडमेंट ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस। अगर आप एक बार ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं ई इनवॉइस में, आप चाहते हैं कोई चेंजेस के लिए या कैंसिल करने के लिए, तो वहां पे कैसे होगा, तो वहां पे सेलर क्या करेगा कि वो कैंसिल कर सकता है आईआरएन, ठीक है। ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड हो चुका है तो वहां पे वो कैंसिल कर सकता है, कहां से, आईआरपी जो कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से, वो उसको कैंसिल कर सकता है, बट वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी जा चुका है जीएसटी सिस्टम के लिए। तो वहां पे अमेंडमेंट के लिए उसको जाना पड़ेगा जीएसटी सिस्टम के पास, ठीक है। बट वो कैंसिल कर सकता है, बट अमेंडमेंट के लिए उसको जीएसटी सिस्टम के पास जाना पड़ेगा। सिंपल है, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद ई इनवॉइस स्कीमा क्या है, तो ई इनवॉइस स्कीमा एक जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे ई इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस स्कीमा एक है। तो ई इनवॉइसिंग वाज इंट्रोड्यूस एमिंग एट मशीन रीडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये इनवॉइस मेनली आया था मशीन रीडेबिलिटी के लिए, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन के लिए आया था, टू एंश्योर दी complete interoperability of e-invoice across the entire GST ecosystem and invoice standard is must। तो ये ऑपरेटेबिलिटी के लिए, इंटरऑपरेटेबिलिटी के लिए एक ई इनवॉइस स्टैंडर्ड चाहिए। तो ये ई इनवॉइस स्कीमा वही स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद दिस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट कॉन्टेनिंग स्पेसिफाइड फील्ड एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस अक्रॉस द कंट्री इज नोन एज ई इनवॉइस स्कीमा। तो ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है एंड ये एप्लीकेबल हो जाएगा अक्रॉस द कंट्री, जो भी सब है सबके ऊपर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, सब बिजनेस के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी लाता है। उसके बाद इट इज नोटिफाइड आज जीएसटी आईएनवी 1, तो इसको हम नोटिफाइड करते हैं जीएसटी आईएनवी 1 मानते हैं इसको। एंड ये मैंडेट करता है व्हाट पर्टिकुलर शैल बी रिपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू आईआरपी। तो ये मेनली डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा जाएगा आईआरपी के पास, कौन सा डाटा नहीं जाएगा, ये सब डिसाइड करता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है ई इनवॉइस स्कीमा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर बोलते हैं 400 पेजेस, बट इसको अंदर में नहीं डालते हैं। डालते हैं कहाँ पे, जो भी सब इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर को 200-300 पेज बना देते हैं, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जहां पे इंपोर्टेंट वहां पे डालना पड़ेगा। उसके बाद है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि हम देख के आए थे। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, तो ये एक वेबसाइट है अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस बाय द नोटिफाइड पर्सन। तो ये आईआरपी एक वेबसाइट है जिसमें ये सब अपलोड करते हैं, इनवॉइस सब जनरेट करते हैं, ये सब आईआरपी एक वेबसाइट है। एंड आईआरएन क्या है, वो एक रेफरेंस नंबर है डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर। तो ये आईआरएन नंबर है ना, वो डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर एंड आईआरएन नंबर दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। आईआरएन आपका एक डिफरेंस नंबर है, ठीक है। इट इज यूनिक टू 64 कैरेक्टर हाश, तो ये 64 कैरेक्टर का हाश का है एंड जनरेटेड एंड रिटर्न बाय आईआरपी ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस। तो वो आईआरपी मींस इसको जनरेट करता है एंड जब सक्सेसफुल जनरेट हो जाता है ई इनवॉइस, तो वो उसको रिटर्न करता है टैक्स पेयर को। तो ये आपका ई इनवॉइस खत्म हो जाता है, बट अभी क्यूआर कोड बचा है, ठीक है। क्यूआर कोड सेम ही है, कोई भी यहाँ पे ऐसे चेंजेस नहीं है, सेम ही है। क्यूआर कोड बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड है। तो चलो, तो upon successful registration of invoice on IRP, it will return a signed e-invoice to the supplier with IRN and QR code। तो मैं आपको बताया था ना, जब IRP वो जनरेट करता है एक IRN, उसके साथ वो रिटर्न करता है एक सक्सेसफुल ई इनवॉइस प्लस उसमें क्यूआर कोड भी आ जाता है, ठीक है। आपका ई इनवॉइस के साथ क्यूआर कोड आता है क्योंकि ऊपर रहता है क्यूआर कोड, ठीक है। उसके बाद आईआरएन क्या करता है, इट इज एम्बेडेड इन द क्यूआर कोड व्हिच शैल बी एक्सट्रैक्टेड एंड प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस। तो उसके बाद वो क्या करेगा, एम्बेडेड करेगा एंड उसको वो प्रिंट आउट करके, एक्सट्रैक्ट करके, प्रिंट आउट करके लगा देते हैं, जैसे दुकान के सामने लगा देते हैं वैसे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रिंटेड करके वो उसको लगा देता है। उसके बाद दिस विल हेल्पफुल फॉर टैक्स ऑफिसर चेकिंग द इनवॉइस ऑफलाइन ऑन द रोड साइड वेयर इंटरनेट मे नॉट बी अवेलेबल। तो वो हेल्प करता है टैक्स ऑफिसर को, जब आप जाएंगे रास्ते में तो वहां पे अगर इंटरनेट भी नहीं होगा तो वहां पे वो क्यूआर कोड को स्कैन करके वो डिटेल सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो मीन्स हेल्पफुल होता है टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर प्लस टैक्स ऑफिसर को। ये हो गया। उसके बाद डायनामिक क्यूआर कोड क्या है, तो डायनामिक क्यूआर कोड है ये ऑल B2C इनवॉइसेस के लिए। B2C मैं ऑलरेडी आपको बोला था, B2C मींस अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा उसको बोलेंगे B2C ट्रांजैक्शन के लिए है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड हो जाता है 500 करोड़, तो वो क्यूआर कोड फ्रॉम December 1, 2020 से वो क्यूआर कोड डालेगा। मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, वो जो भी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है एंड वो रजिस्टर्ड पर्सन का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज्यादा होगा तो वहां पे वो क्यूआर कोड को डालेगा ई इनवॉइस में, ठीक है। एंड ये कब से आया था, 1 दिसंबर से आया था 2020 से, अभी तो वो चालू है। उसके बाद है द डायनामिक क्यूआर कोड। द डायनामिक क्यूआर कोड ऑन द अदर हैंड विल हैव द पेमेंट डिटेल्स एंड दस स्कैन एंड पे इन वन गोज पॉसिबल फॉर B2C सप्लाई। तो ये अनदर बेनिफिट टैक्स पेयर के लिए है कि ये वन गोज पॉसिबल में आप स्कैन करिए, पे करिए, तो ये टैक्स पेयर के लिए भी बेनिफिट लाता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उसके बाद है ये कुछ सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। जैसे मैं आपको देखा था, बताया था, जो आपका
ई इनवॉइस का जैसे एप्लीकेबल नहीं होता है कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ये एप्लीकेबल नहीं होता है कुछ सिचुएशन में, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जीटीए के केस में नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी नहीं लगेगा ये। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में जो भी एंगेज है वो भी नहीं डालेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ओआईडीआर सर्विसेज में एंगेज है, जैसे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज में जो भी एंगेज है, जैसे कोई भी बाहर से आप मंगाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी अगर एप्लीकेशन अगर मंगाते हैं बाहर से, तो उसको बोलते हैं ओआईडीआर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगेगा आपका डायनामिक क्यूआर कोड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे जल्दी पढ़ा रहे हैं, बट आगे यूए बिल है तो वहां पे हम अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद है नो डायनामिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के टाइम भी कोई भी क्यूआर कोड नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के टाइम आपका नहीं लगता है ई इनवॉइस लगता है, बट डायनामिक क्यूआर कोड नहीं लगता है एक्सपोर्ट के टाइम, क्योंकि डायनामिक क्यूआर कोड इंडिया का है तो आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट में नहीं लगता है वो, ठीक है। उसके बाद आप हम जाएंगे जो कि यूए बिल। यूए बिल इंपॉर्टेंट है बट कुछ बच गया है आपका डायनामिक क्यूआर कोड का, उसको खत्म करके हम जाएंगे कहाँ पे, ये यूए बिल को जाएंगे। तो उसके बाद एनी इनवॉइस इशूड टू सच पर्सन हैविंग यूआईएन शैल बी कंसीडर्ड एज इनवॉइस इशूड फॉर ए B2C सप्लाई एंड शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द डायनामिक क्यूआर कोड। तो उसके बाद बोल रहे हैं अगर आप कोई भी सप्लाई करेंगे किसको, यूआईएन होल्डर को, तो यूआईएन होल्डर कौन होते हैं, जो आपका एम्बेसी होते हैं, आई कमीशन होते हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो उनको सब यूआईएन होल्डर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उनके पास। तो उनको जो भी आप सप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको कंपल्सरी डायनामिक क्यूआर कोड को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डायनामिक क्यूआर कोड को कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डाउट है कि यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि क्या क्या डिटेल्स रहता है डायनामिक क्यूआर कोड में। जो भी आप देख रहे हैं डायनामिक क्यूआर कोड, उसमें क्या क्या डिटेल्स सब कुछ कैप्चर हो जाता है, आपको नहीं पता चलता है, बट बहुत चीज कैप्चर हो जाता है जब आप स्कैन करते हैं कोई भी क्यूआर कोड को। तो उसमें सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, मीन्स जो भी सप्लायर है, जो भी सेलर है, उसका जीएसटीएन नंबर है। उसके बाद सप्लायर का यूपीआई आईडी रह जाएगा, सप्लायर का यूपीआई आईडी, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तो उसका यूपीआई आईडी को चला जाएगा ना पेमेंट, तो उसके लिए उसका जीएसटीएन नंबर रहेगा, यूपीआई आईडी भी रहेगा। उसके बाद पे, जो भी आप पेमेंट करते हैं आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड रहेगा। पे मीन सप्लायर का रहेगा, जो रिसीव कर रहा है उसका डिटेल्स रहेगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर रहेगा, इनवॉइस डेट रहेगा, उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू रहेगा। उसके बाद जीएसटी अमाउंट एलॉन्ग विद ब्रेकअप रहेगा, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कितना है, आईजीएसटी कितना है, सब कुछ यहाँ पे ब्रेकअप होकर रहेगा। तो क्या क्या चीज रहेगा, सप्लायर का जीएसटी नंबर रहेगा, उसके बाद सप्लायर का बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड रहेगा, उसके बाद सप्लायर का यूपीआई आईडी रहेगा, उसके बाद डेट एंड यहाँ पे रहेगा आपका इनवॉइस डेट एंड नंबर रहेगा, उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू रहेगा, उसके बाद टैक्स रहेगा, उसमें सेपरेटली सेग्रीगेट होकर रहेगा, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, यूटीजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है, सेस कितना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कॉम्प्लायंस ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लायंस को लेकर कुछ डाउट था सर्टेन केसेस में, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, देख लेते हैं। इफ द सप्लायर हैज इशूड invoice having dynamic QR code for payment, the said invoice shall be deemed to be compliant with the dynamic QR code requirement. If the supplier cross reference of the payment made using dynamic QR code modes, electronic modes payment is on the invoice and the invoice shall be deemed to be comply with the requirement of the dynamic QR code. तो यहाँ पे जब डायनामिक क्यूआर कोड आ चुका है तो वहां पे अगर आप पेमेंट करते हैं सप्लायर को, एंड सप्लायर का ई इनवॉइस में अगर डायनामिक क्यूआर कोड है, ऑलरेडी उसका ई इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड है, तो वहां पे हम मानेंगे कि जैसे कॉम्प्लाई हो गया है ये डायनामिक क्यूआर कोड का जो भी प्रोविजन कॉम्प्लाई हो गया, बट वहां पे सप्लायर को दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा आया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में एंड इतना पैसा आया है अदर मोड में। वो अगर क्रॉस रेफरेंस दे देता है सप्लायर तो वहां पे मानेंगे कि जैसे वो कॉम्प्लाई हो गया है, डायनामिक क्यूआर कोड का कॉम्प्लायंस हो गया है, ठीक है। अगर वो पेमेंट मेड आफ्टर जनरेशन ऑफ issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code on the invoice। तो अगर ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, डायनामिक क्यूआर कोड वो इनवॉइस में रहने से पहले अगर वो पेमेंट हो चुका है तो वहां पे उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायनामिक क्यूआर कोड से क्वेश्चन नहीं आता है, एक ही आता है 500 करोड़ से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे क्यूआर कोड लगता है, डायनामिक क्यूआर कोड। तो उसके बाद ई यूए बिल, ठीक है, यूए बिल। तो चलो यूए बिल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यूए बिल मीन्स आपका जब रास्ते में जाता है, घुस जाता है, तो वहां पे रास्ते में प्रूव करने के लिए वहां पे क्या होता है, बहुत चोरी होता है, स्मगल होता है। तो वहां पे जो रास्ते को प्रूव करने के लिए, मूवमेंट को प्रूव करने के लिए यूए बिल एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। जब रोड के थ्रू जाएगा सामान तो वहां पे ट्रक ड्राइवर के पास यूए बिल होना चाहिए, यूए बिल होना चाहिए। नहीं होगा तो वहां पे उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 10,000 और 10,000 और 100% टैक्स व्हिच वेरीज हार्लियर लग जाएगा, वहां पे पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यूए बिल एक सेक्शन नंबर 68 बता रहा है, सेक्शन नंबर 68 बता रहा है आपको यूए बिल जनरेट करना पड़ेगा। 68 बता रहा है प्लस यहाँ पे रूल नंबर 138 भी बता रहा है। तो आपका तो रूल नहीं है एंड सेक्शन नंबर 68 भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे यूए बिल है आपके सिलेबस में, तो इसलिए ये सेक्शन कोई नहीं बताता है क्योंकि ये सेक्शन 68 की वजह से ये यूए बिल आया है। सेक्शन नंबर 68 में बताया है कि अगर मूवमेंट को प्रूव करने के लिए तो वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट इशू होगा, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, रूल नंबर 138 में आया है कि यूए बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है, यूए बिल इशू करना पड़ेगा। तो वही है, हम चलो पढ़ते हैं। ये मूवमेंट को प्रूव करने के लिए आता है रास्ते में, जैसे
जो भी पुलिस वाला है, कमिश्नर है, वो क्या करता है, वो ये जो चेक करता है गुड्स सामान सही है या गलत है, ये स्मगल हो रहा है, तो वो सब देखेगा। ठीक है, तो ये आज पर सेक्शन नंबर 68 रूल नंबर 138 ईवे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है एंड वो जनरेट होता है आपका जो भी जीएसटी पोर्टल में वो जनरेट होता है, यानी ये एविडेंस करता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स में मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हुआ है तो वहां पे सही से सही गुड्स हुआ है या नहीं हुआ है उसका एविडेंस प्रोवाइड करता है ईवे बिल। ठीक है, उसके बाद ईवे बिल मैंडेटरी कब हो जाएगा, तो ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा अगर वैल्यू ऑफ गुड्स, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होगा। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा बट 50,000 में आपका एग्जिम सप्लाई नहीं आएगा, एग्जिम सप्लाई नहीं आएगा बट टैक्स आएगा। तो ये जो 50,000 है, 50,000 में क्या आएगा, 50,000 जो भी है उसमें से एग्जिम सप्लाई लेस हो जाएगा, एग्जाम सप्लाई लेस हो जाएगा बट उसके साथ टैक्स ऐड हो जाएगा, जो भी टैक्सेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स ऐड होने के बाद देखेंगे उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वहां पे ईवे बिल कंपलसरी हो जाएगा। बट दो सिचुएशन में ईवे बिल मैंडेटरी है, दो सिचुएशन में ईवे बिल मैंडेटरी है। अगर देखेंगे दो सिचुएशन क्या है, पहला है अगर कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट करोगे, एक्सेप्शन में कोई भी इंटरस्टेट मूवमेंट करेंगे प्रिंसिपल टू जॉब वर्क एंड इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो यहाँ दो सिचुएशन में कंपलसरी, तो वहाँ पे एक भी रुपया का अगर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी बन जाएगा। जैसे आप इंटरस्टेट मूवमेंट टू जॉब वर्क को अगर कोई भी आप सेंड करेंगे गुड्स, एक भी रुपया अगर सेंड करेंगे तो वहाँ पे कंपलसरी, या जीरो भी अगर करेंगे तो वहाँ पे भी कंपलसरी। उसका दूसरा है अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर आप कोई भी सेंड करेंगे इंटरेस्टेड करेंगे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स का चाहिदा बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है एंड वहाँ पे ज्यादा स्मगल होता है, तो इसलिए वहाँ पे कंपलसरी है यूए बिल। उसके बाद यूए बिल कौन बनाएगा, अगर सप्लायर वो अगर यहाँ पे मूवमेंट को जिस मीन्स यहाँ पे सप्लायर अगर वो ट्रक लाया है, ठीक है, ट्रक का अरेंजमेंट किया है सप्लायर, तो ऑब्वियसली सप्लायर वहाँ पे ईओ बिल बनाएगा, नहीं तो रेसिपिएंट बनाएगा। ठीक है, रेसिपिएंट अगर वहाँ पे अरेंजमेंट किया है तो रेसिपिएंट बनाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया है वही बनाएगा यूए बिल। वही बोला है अगर वो कॉस्ट बाय सप्लायर अगर कॉस्ट करता है तो वहाँ पे मूवमेंट अगर कॉस्ट करता है सप्लायर तो वहाँ पे सप्लायर, अगर रेसिपिएंट कॉस्ट करता है तो वहाँ पे रेसिपिएंट बनाएगा। उसके बाद अगर मूवमेंट अरेंज करता है कौन, रेसिपिएंट, तो वहाँ पे रेसिपिएंट बनाएगा यूए बिल। ठीक है, उसके बाद यूए बिल में दो पार्ट रहता है, पार्ट ए पार्ट बी रहता है। पार्ट ए में रहता है सप्लायर रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर जैसे इको हो या कोई भी ट्रांसपोर्टर हो या कोई भी कोरियर है तो उसका डिटेल रहेगा, मीन सप्लायर का, रेसिपिएंट का एंड ट्रांसपोर्टर का डिटेल रहेगा। एंड पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का जो भी ट्रक का डिटेल रहेगा। ठीक है, वहां पे ट्रक का डिटेल रहेगा पार्ट बी में। ठीक है, उसके बाद यूए बिल कहाँ से जनरेट होगा, वो जनरेट हो जाएगा आपका एक वेबसाइट है जो कि www.uabill.gst.gov.in। ठीक है, वो वेबसाइट से जनरेट हो जाएगा यूए बिल एंड वो जनरेट करता है एक यूनिक यूए बिल नंबर जनरेट करता है जिसको बोलते हैं ईबीएन एंड ये 12 डिजिट का होता है। ठीक है, वो 12 डिजिट का होता है एंड उसको www.uabill.gst.gov.in उसको जनरेट करता है। उसके बाद ये अवेलेबल हो जाएगा सप्लायर को या रेसिपिएंट को या ट्रांसपोर्टर, जो भी यहाँ पे कॉमन पोर्टल में वो सबमिट करेगा डेटा, तो वहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा। आपका आधार नंबर डालेंगे तो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर है तो डालेंगे तो वहाँ जनरेट हो जाएगा। अगर जीएसटीएन नंबर नहीं है तो आधार नंबर डालेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। ओटीपी आएगा तो उसको डालेंगे तो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ट्रांसफर करेंगे गुड्स, अगर ट्रांसफर करेंगे गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, ठीक है, अगर कोई भी एक कन्वेंस से दूसरा कन्वेंस को अगर आप ट्रांसफर करते हैं गुड्स तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who provided information in part A or the transporter shall before such transfer further movement of goods update the details of the conveyance in part B of the UA bill in the common portal। तो यहाँ पे अगर कोई भी हम चेंज करते हैं कन्वेंस टू कन्वेंस तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे जनरेट किया है, जो भी जनरेट किया है, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो या ट्रांसपोर्टर, जो भी जनरेट किया है यूए बिल, तो वहाँ पे वो नया जो भी कन्वेंस जैसे नया ट्रक का डिटेल्स वो डालेगा पार्ट बी में, क्योंकि पार्ट बी में आपका ट्रक का डिटेल रहता है। तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है मीन जनरेट किया है यूए बिल तो वो डालेगा, अपडेट करेगा डिटेल्स ऑफ द ट्रक, जो दूसरा ट्रक का डिटेल वो नया जो भी आता है कन्वेंस उसका डिटेल वो सबमिट करेगा। उसके बाद दी कॉन्साइनर और रेसिपिएंट हु फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट है और द ट्रांसपोर्टर में असाइन यूए बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी फर्दर मूवमेंट ऑफ कॉन्साइनमेंट। तो यहाँ पे ये तीनों पर्सन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या जो भी नया ट्रांसपोर्टर है उसको सब डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, उसको सब डिटेल्स दे देंगे एंड वो सब सबमिट करेगा। ठीक है, सब डिटेल्स ये भरेंगे नहीं तो वो भरेंगे। बट यहाँ पे अगर एक बार कोई भी डिटेल्स भर दिया है, जैसे एक बार अगर यहाँ पे सप्लायर डिटेल्स भर दिया है तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा, रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर का अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे अगर रेसिपिएंट भर देता है एक बार तो वहाँ पे सप्लायर एंड ट्रांसपोर्टर का अवेलेबल नहीं रहेगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए, या ट्रांसपोर्टर अगर यहाँ पे भर देता है इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे दोबारा उनको अवेलेबल नहीं होगा सप्लायर रेसिपिएंट, मीन्स एक बार यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, एक बार जो भी यहाँ पे भर देते हैं अपडेट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन दोबारा अलग पार्टी को अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। अपडेट अगर हो गया है, कोई भी अपडेट किया है तो अपडेट हो गया है, दोबारा अपडेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही बोला है अगर वंस अपडेट हो चुका है बिन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी, द कंसाइनर और रेसिपिएंट आज द केस में भी हु फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए शैल नॉट बी अलाउड टू असाइन यूए बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर, मींस एक बार कोई भी अगर भर देता है तो वहां पे दूसरा बार वो अवेलेबल नहीं होगा
अपडेट करने के लिए, ठीक है, अपडेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या करते हैं टीचर लोग, इसको पूरा 10-12 पेज बना दिए हैं। जैसे आप अगर देखेंगे आपको ही डर लगेगा, बट इसको अगर समराइज करेंगे, जो भी पॉइंट्स है अगर डालेंगे तो 1.5 पेजेस के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो इतना ही पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद यू विल जनरेटेड बाय द कॉन्साइनर और कॉन्साइनी मे बी बाय द ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे जनरेट कोई भी कर सकता है, कॉन्साइनर हो, कॉन्साइनी हो या ट्रांसपोर्टर। कॉन्साइनर मीन्स सप्लायर है, कॉन्साइनी मीन्स रेसिपिएंट है एंड ट्रांसपोर्टर मीन्स वही ट्रक ड्राइवर है। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे डिलीवर्ड आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ यूए बिल एंड इट कंपल्सरी इवन इफ वैल्यू लेस देन 50,000 ऑफ कॉन्साइनमेंट वैल्यू। तो रेलवे के थ्रू अगर गुड्स सेंड करोगे तो वहां पे आप रेलवे में गुड्स सेंड कर सकते हैं, बट रेलवे जब आपको प्रोवाइड करेगा गुड्स उससे पहले उसको यूए बिल देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यूए बिल उसको देते तो उसके बाद रेलवे क्या करेगा, आपको गुड्स डिलीवर करेगा रेसिपिएंट। तो रेलवे में आप बाद में भी वहां पे जनरेट कर सकते हैं, बट वो गुड्स रेलवे से लेने से पहले आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा एंड कंपल्सरी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। आपका वैल्यू अगर 50,000 से भी कम होगा तो भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। तो हम पढ़े 3 सिचुएशन में कंपल्सरी बन जाएगा। पहला है अगर इंटरस्टेट मूवमेंट टू जॉब वर्क, दूसरा है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तीसरा है अगर रेलवे के थ्रू मूवमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद है इन ए बिल टू शिप मॉडल ऑफ सप्लाई देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो बिल टू शिप मॉडल में मींस वहां पे 3 पर्सन रहते हैं। तो बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है, तो बिल टू शिप मॉडल में ए एंड बी के बिटवीन एग्रीमेंट होता है कि बी को सप्लाई करने के लिए, बट बी यहाँ पे डायरेक्शन दे देता है ए को कि तुम सी को सप्लाई कर दीजिए। तो वहां पे मींस यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे 3-3 ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, 3-3 ट्रांजेक्शन होता है, 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, बट 2 ट्रांजेक्शन होता है। 2 ट्रांजेक्शन कैसे, ये दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद ये दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए इज द पर्सन हु ऑर्डर, तो यहाँ पे ए ऑर्डर दिया है, बी सेंड द गुड्स डायरेक्टली टू सी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल में अलग है, बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है हम क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑर्डर दे रहा है एंड बी को बोल रहा है सी को सप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल हो गया है। तो यहाँ पे 2 सप्लाईज इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे 2 इनवॉइस भी इन्वॉल्व होता है, बट आइदर यहाँ पे ए और बी जनरेट कर देगा यूए बिल, बट ओनली 1 ईयू बिल जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 सप्लाई है। तो 2-2 सप्लाई कैसे है, यहाँ पे एक सप्लाई है एंड दूसरा सप्लाई यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 सप्लाई है, 2 इनवॉइस है, बट एक ईयू बिल जनरेट होगा। कोई भी यहाँ पे ए या बी जनरेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम कॉन्साइनर टू ट्रांसपोर्टर और फर्दर और ट्रांसपोर्टर टू कॉन्साइन। तो यहाँ पे अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होता है, इंटरस्टेट मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे होता है इंटरस्टेट मूवमेंट, एक ट्रक से दूसरा ट्रक जा रहा है एंड उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो जो इंटरस्टेट मूवमेंट में पार्ट बी फर्निश नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे जो पार्ट बी का डिटेल्स हम पार्ट बी में भरते हैं, ये जो सेकंड कॉन्वेंस का डिटेल हम पार्ट बी में जनरली भरते हैं, बट अगर 50 किलोमीटर तक है डिस्टेंस एंड वो क्या होगा, इंटरस्टेट होगा, मीन्स एक ही स्टेट के अंदर होगा, तो वहां पे पार्ट बी में सबमिट नहीं करना पड़ेगा कॉन्वेंस, सेकंड कॉन्वेंस का डिटेल, न्यू कॉन्वेंस का डिटेल सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इंटरस्टेट मूवमेंट है एंड 50 किलोमीटर तक है डिस्टेंस, तो वहां पे पार्ट बी में सेकंड कॉन्वेंस में न्यू कॉन्वेंस का डिटेल नहीं भरने से चल जाएगा, ठीक। तो ये है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, देन द ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ यूए बिल शैल अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी बिफोर ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफर करेंगे वन कन्वेंस से अनदर कन्वेंस, जो ऑलरेडी हम समझा के आ चुके हैं, अगर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे यूए बिल अपडेट हो जाएगा, न्यू व्हीकल का नंबर इन पार्ट बी अपडेट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे अपडेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटरनेट टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, देन इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ द यूए बिल एंड वहां पे कंसोल। तो यहाँ पे बता रहा है अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट एक सिंगल कन्वेंस में आता है, मींस एक ट्रक में मल्टीपल कंसाइनमेंट आता है, तो वहां पे जितना भी ईओ बिल सब जनरेट हुआ है उसको अगर डाल देंगे हमारा जो भी पोर्टल में, तो वहां पे एक कंसोलिडेटेड यूए बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूए बिल सब ये सब डिटेल सब डाल देंगे, 1 2 3 4 ऐसे डाल देंगे, तो वो सब यहाँ पे कंसोलिडेटेड होके एक सिंगल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कंसोलिडेटेड यूए बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यूए बिल जनरेट हो जाएगा, कंसोलिडेटेड यूए बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूए बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर फ्रॉम द जनरेशन। तो ये कैंसिल हो सकता है 24 आवर फ्रॉम द जनरेशन। जैसे हम क्लास में समझाने के लिए जनरेट करते हैं यूए बिल, उसके बाद हम कैंसिल कर देते हैं, बट रीजन देना पड़ेगा कि हम ओनली स्टडी पर्पज के लिए हम जनरेट किए थे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो सकता है 24 आवर के अंदर। उसके बाद वैलिडिटी क्या रहेगा यूए बिल, तो यूए बिल का वैलिडिटी रहेगा अगर नॉर्मल कार्गो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ट्रक है, तो वहां पे 200 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 1 डे रहेगा, आफ्टर दैट वो रहेगा फर्दर 1 डे रहेगा। जैसे वो जाता है कितना किलोमीटर, वो देता है 560 किलोमीटर, तो 560 किलोमीटर, तो वहां पे 200 किलोमीटर तक 1 डे, फर्दर के लिए एक्स्ट्रा 1 डे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे हम डे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे 200 डिवाइड कर देंगे, तो 200 जब डिवाइड करेंगे कितना होगा 560
डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाता है 2.8। तो यहाँ फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम नेक्स्ट डे मानते हैं, जैसे 3 डे यहाँ पे वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन है अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा या मल्टी मोडल शिपमेंट इन व्हिच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो यहाँ पे दो चीज है, पहला है ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो मींस ओवर वेट नहीं है, ओवर डायमेंशनल। जो भी ट्रक देखेंगे बाहर निकल हुआ होगा जो भी है उसको बोलते ओवर डायमेंशनल। उसका जो भी डायमेंशनल वो बड़ा है बट ओवर वेट नहीं है, डायमेंशनल बड़ा है, ठीक है। जैसे डब्बा सब वो सब बाहर निकल होगा, ठीक है, तो वो सब है। एंड दूसरा है मल्टी मोडल शिपमेंट इन व्हिच एटलीस्ट 1 लेग बाय सी। मल्टी मोडल शिपमेंट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से निकला ये जो कहाँ से निकला, ये दिल्ली से निकला, तो दिल्ली से पहले आया है रोड के थ्रू, रोड के थ्रू आया है मुंबई के पास, मुंबई से यहाँ पे शिप में गया है, ठीक है, शिप में गया है, पहले रोड है उसके बाद शिप में गया है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यूएसए गया है, उसके बाद यूएसए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेन्नई आया है, ठीक है, चेन्नई आया है, कोस्टल स्टेट को आया है, उसके बाद चेन्नई से यूएसए गया है, एयर में गया है, फ्रेट में गया है, जो फ्लाइट में, तो वहां पे देखिए कैसे मोड है, यहाँ पहले रोड में आया है, उसके बाद शिप में आया है एंड उसके बाद एयरक्राफ्ट में आया है, तो यहाँ पे शिपमेंट अलग अलग मोड में हो रहा है, तो उसको ही बोलते हैं मल्टी मोडल शिपमेंट। एंड वो शिपमेंट में एटलीस्ट 1 लेग मींस एटलीस्ट एक बार यूज होना चाहिए शिप का, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही तो शिप का यूज हुआ है ना, तो वही है, बट इसका अंदर कोई नहीं बताता है कैसे ये है, बट मल्टीमोडल शिपमेंट मींस एटलीस्ट 1 लेग शिप में होना चाहिए। अगर यहाँ पे रोड या एयरक्राफ्ट के थ्रू होगा तो वहां पे इसको नहीं मानेंगे मल्टीमोडल शिपमेंट, ये यूएबीएल के लिए। अगर वहां पे शिप का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे हम मानेंगे मल्टीमोडल शिपमेंट जिसमें शिप का यूज है 1 लेग में। एंड वहां पे 20 किलोमीटर तक 1 डे है एंड आफ्टर दैट 20 किलोमीटर के लिए फर्दर 1 डे है। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं कितना किलोमीटर के लिए, 90 किलोमीटर के लिए जाते हैं, तो वहां पे कितना हम मानेंगे कितना डे के लिए वो वैलिड रहेगा, तो उसको 20 डिवाइड करेंगे, तो 20 जब डिवाइड करेंगे 4.5 आ रहा है तो वहां पे रहेगा 5 डेज रहेगा वैलिडिटी, ठीक है, 5 डेज रहेगा वैलिडिटी। उसके बाद रिजेक्शन भी कर सकते हैं ये यूए बिल को 72 आवर्स बाय पर्सन अदर देन द जनरेटर, इफ नॉट रिजेक्टेड देन डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे अगर जनरेटर कोई भी बनाता है, जैसे सप्लायर अगर बनाता है, तो वहां पे ये जो रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर उसको कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर रेसिपिएंट बनाता है तो वहां पे ट्रांसपोर्टर या सप्लायर रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर बनाता है तो वहां पे रेसिपिएंट सप्लायर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम मानेंगे डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस सब कुछ एक्सेप्टेंस कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यूए बिल नहीं चाहिए कुछ नोटिफाइड गुड्स के टाइम, यूए बिल नहीं चाहिए नोटिफाइड गुड्स या नॉन मोटराइज व्हीकल जैसे बुलक कार्ट या साइकिल, तो उसमें यूए बिल नहीं चाहिए। साइकिल में क्या यूए बिल। उसके बाद बिटवीन पोर्ट टू अन इनलैंड कंटेनर डिपोट, तो यहाँ पे जो पोर्ट कस्टम पोर्ट में जो भी होता है, कस्टम चैप्टर में फाइनल में देखेंगे, तो पोर्ट से इनलैंड कंटेनर, तो उसके पास ही एक जगह होता है जिसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोट, तो पोर्ट में मींस कस्टम पोर्ट में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वहाँ पे यूए बिल नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री आ जाता है। उसके बाद अगर कोई भी अल्कोहलिक लिक्वर या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वहाँ पे भी कोई भी यूए बिल नहीं चाहिए। या अगर शेड्यूल 3 एक्टिविटीज जो कि ये नेगेटिव सप्लाई है, तो वहाँ पे भी यूए बिल नहीं चाहिए क्योंकि यूए बिल एकदम सप्लाई में नहीं लगेगा, तो इसलिए शेड्यूल 3 में आपका नॉन सप्लाई है या उसको बोलते हैं नेगेटिव सप्लाई है, तो वहाँ पे यूए बिल नहीं चाहिए। उसके बाद ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम नेपाल और भूटान, तो ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम नेपाल भूटान टू नेपाल भूटान, तो वहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद एग्जिम गुड्स के सिचुएशन में नहीं लगेगा, डिफेंस गुड्स में नहीं लगेगा ये सब, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान एंड कॉपी ऑफ यूए बिल इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कॉन्वेयर, तो यहाँ पे इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो भी सब डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी चालान है या कॉपी ऑफ यूए बिल, वो फिजिकल फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने साथ रखेगा जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ द जो भी ट्रांसपोर्ट का, तो पर्सन इन चार्ज मीन जो भी ड्राइवर उनके पास रखेगा जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान है या कॉपी ऑफ द यूए बिल, वो फिजिकल फॉर्म में रख सकता है या उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है क्योंकि आगे जाकर चेक हो सकता है। चेक कौन करेगा, यहाँ पे कमिश्नर चेक करेगा या ऑथराइज ऑफिसर वो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट को एंड कन्वेंस को। वेरिफिकेशन कैन बी डन आइदर डायरेक्शन ऑफ एनी ऑफिसर, तो यहाँ वेरीफाई करेगा कमिश्नर या एनी ऑथराइज ऑफिसर, यहाँ पे चेक करेगा वो जो व्हीकल को चेक करेगा प्लस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, या कोई भी डायरेक्शन में भी वो चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी कोर्ट अगर बोलेगा डायरेक्शन देगा या कोई भी एडिशनल कमिश्नर अगर डायरेक्शन देगा कि चेक करने के लिए, तो वहां पे वो चेक कर सकते हैं। चेक कितना टाइम मिलेगा, चेक मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स वो रुका सकते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स वो चेक कर सकते हैं। 30 मिनट से अगर ज्यादा वेट कराएंगे तो वहां पे वो कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है दोबारा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही वेरिफिकेशन होते जाएगा रास्ते में तो वहां पे वो कैसे पहुंचेगा टाइम के अंदर, तो वहां पे इसलिए एक बार आपका चेक हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन दोबारा नहीं होगा। बट अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास कि हाँ वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है, तो वहां पे वो जितना बार हो सके उतना बार वो चेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप स्मगल कर रहे हैं तो वहां पे आप चेक हो सकते हैं जितना बार हो सके उतना बार। उसके बाद जो भी वो चेक करेगा वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो भी सब चेक करेगा वो एक समरी अपलोड करेगा विद इन 24 आवर पोर्टल में, जीएसटी पोर्टल में वो 24 आवर के अंदर एक समरी अपलोड करेगा, मीन जो भी समराइज फॉर्म में अपलोड करेगा। उसके बाद डिटेल रिपोर्ट वो सबमिट करेगा 3 डेज के अंदर, बट वहां पे एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है, तो वहां पे एक्सटेंड भी फर्दर 3 डेज के अंदर, मीन 6 डेज के अंदर वो पूरा डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करेगा जीएसटी पोर्टल में, ठीक है। उसके बाद है अगर आप
एक कॉम्पोजिशन सप्लायर है एंड वो फर्निश नहीं किए आप 2 टैक्स पीरियड का रिटर्न मींस 2 क्वार्टर का रिटर्न अगर आप सबमिट नहीं किए, आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एंड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर मींस वो क्वार्टरली में रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर या आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, अगर आप 2 रिटर्न फर्निश नहीं किए मींस कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं फर्निश किया है, या नॉर्मल टैक्स पेयर मींस मंथली वो रिटर्न 2 मंथ का रिटर्न नहीं फर्निश किया है, नॉट फर्निश्ड टू जीएसटीआर 1, देन ब्लॉक हो जाएगा आपका जीएसटी for UA bill generation and would only be defaulting supplier GSTN and not for the defaulting recipient and transporter GSTN। तो यहाँ पे अगर आप 2 कंपोजिशन टैक्स पेयर का रिटर्न नहीं फर्निश किए या आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर, तो वहां पे अगर 2 पीरियड का टैक्स रिटर्न अगर नहीं सबमिट किए हैं तो वहां पे आपका GSTN ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए यूए बिल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप डिफॉल्ट किए ना, सप्लायर अगर डिफॉल्ट किया है तो वहां पे सप्लायर का वो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रेसिपिएंट एंड जो भी रहेगा ट्रांसपोर्टर वो बना सकते हैं, क्योंकि उनका ब्लॉक नहीं होगा, वो कोई भी डिफॉल्ट नहीं किए। यहाँ पे जो भी पार्टी डिफॉल्ट करेगा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। सप्लायर का डिफॉल्ट अगर करेगा तो उसका ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पे रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर उनका जीएसटी यूज हो सकता है जनरेशन के लिए यूए बिल। ठीक है, तो यहाँ पे यूए बिल पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड आपका टैक्स इनवॉइस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है एंड आज का रिवीजन क्लास भी खत्म हो जाता है। हम ट्राई किए थोड़ा डिटेल में जाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा, फिर भी हम अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। आप भी कॉन्फिडेंट होकर पढ़िए एंड आप इस बार जरूर पास करोगे। एंड इसको शेयर करिए फ्रेंड के साथ। और दूसरा बात है कि इसका नोट्स अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीए सत्यरंजन स्वाई को, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए मैं बहुत सारा वीडियो यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो इसलिए आपके बेनिफिट के लिए आप इसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड को भी बेनिफिट मिलेगा तो आप शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट कोई रिवीजन वीडियो।